हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। अगर आपका कल या जब भी 4th सेमेस्टर जूलॉजी का ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ये पूरा वन शॉट आप देख डालो भैया। रात में देख रहे हो रात में देख डालो, सुबह देख रहे हो सुबह उठ के देख डालो, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं पूरा पेपर इसी वन शॉट से फंसेगा। बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा किया है और इस पूरे वन शॉट को हम आपको दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन आपको कल मिल जाएंगे भाई, ठीक है। तो इसमें डीएनए को काटने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं डीएनए को काटने के लिए भाई, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं, मॉलिक्यूलर नाइफ्स यानी आणविक चाकू होते हैं, जैविक चाकू होते हैं, जो क्या करते हैं डीएनए को काटने का काम करते हैं भाई, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज किसने की भाई, तो नाथन आर्बर, और इसमें 3 व्यक्ति हैं, इन्होंने इसकी खोज की है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं भाई, ठीक है। क्लोन किए जाने वाले डीएनए खंड को क्या कहते हैं, क्लोन समझते हो भैया, डीएनए की दूसरी कॉपी बना देना डीएनए क्लोनिंग कहलाता है, जीन क्लोनिंग कहलाता है। तो इस पार्ट को हम लोग वांटेड जीन बोल सकते हैं, जीन खंड, या फिर डीएनए इंसर्ट बोल सकते हैं। ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का पहला स्टेप क्या होता है, तो पहला स्टेप होता है आपको आइडेंटिफिकेशन यानी आइडेंटिफाई करना है, और आइसोलेशन ऑफ जीन, और उस जीन को पहचान के अलग कर लेना है जो भी डिजायरेबल जीन है, जिसे भी आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू पहुंचाना है मेरे भाई, ठीक है। डीएनए के टुकड़ों को अलग करने की जो टेक्निक है साउथर्न ब्लॉटिंग कहलाती है। डीएनए के अणुओं को जोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसे आपको जरूर पढ़ना है भैया, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से अलग होते हैं, तो एक्चुअल में ये बैक्टीरिया के डीएनए ही होते हैं, तो बैक्टीरिया से अलग होते हैं। जीन क्लोनिंग का पहला स्टेप अभी बताया, जो डिजायर्ड जीन होती है उसे अलग करना होता है। रॉयल डिजीज यानी राजाओं वाली शाही बीमारी कौन सी है, तो हीमोफीलिया एक रॉयल डिजीज है। एंटीबॉडीज कितने प्रकार की होती हैं, तो 5 प्रकार की। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें क्या क्या होता है, शुगर, फास्फेट और बेस होते हैं। शुगर, फास्फेट और बेस मिलकर आपस में न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं, जिसे डीएनए कहते हैं भाई, ठीक है। जो बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और मनुष्य की जो कोशिकाएं हैं उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। स्वस्थ मनुष्य में लिम्फोसाइट्स की संख्या कितनी होती है, 1 ट्रिलियन के करीब होती है। सक्षम लिम्फोसाइट्स यानी एक्टिव लिम्फोसाइट्स कौन से होते हैं, तो बी या फिर बीटा लिम्फोसाइट्स, इन्हें हम लोग बोलते हैं भाई, ठीक है। जीवन काल के दौरान प्राप्त होने वाली इम्यूनिटी, यानी जब हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, जिंदगी आगे बढ़ेगी, तो इम्यूनिटी जो प्राप्त होती है उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी हम लोग कहते हैं। जो एक सिक्का है, सिक्के में हेड और टेल होता है, तो उस पर जो प्रायिकता है टेल आने की वो कितनी होगी, तो आधी होगी। या तो सिक्का में टेल आ सकता है या फिर हेड आ सकता है, तो 1/2 होगी भाई, ठीक है। कुल डीएनए, जो टोटल डीएनए की कोशिकाएं हैं, उसमें साइटोप्लाज्मिक डीएनए 1 से 5% होता है। आईजीएम सबसे बड़ा एंटीबॉडी होता है मानव के शरीर में, ठीक। होमोलॉजी मॉडलिंग का यूज डीएनए सीक्वेंसिंग में करते हैं, और इसके लिए ब्लास्ट टूल का इस्तेमाल किया जाता है भाई, ठीक है। मायोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, जो कि 3 डिग्री स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन होता है। प्रोटीन की जो यूनिट होती है एमिनो एसिड होती है, यानी प्रोटीन बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर बनती हैं, जिन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी हम लोग पॉलीपेप्टाइड भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन की जो निर्माण की क्रिया है साइटोप्लाज्म में होती है। एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। कितने एमिनो एसिड, तो भैया 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन को बनाते हैं। सर्च इंजन गूगल एक सर्च इंजन है। जो ईस्ट है उसके जीनोम का आकार 12 मिलियन के करीब होता है, 12 मिलियन बेस पेयर के करीब। न्यूक्लियोटाइड अभी बताया आपको, शुगर, बेस और फास्फेट मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाता है, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ, 1989 में। टिम वर्नर्स ली ने इसकी खोज करी थी भाई, ठीक। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, सब आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज हैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज को या तो 0 या फिर 1 में नापते हैं। फादर ऑफ वैक्सीनेशन, यानी जो टीकाकरण के जनक हैं,
एडवर्ड जेनर हैं। एंटीबॉडी सिंथेसिस बीटा कोशिकाओं के द्वारा होती है। आनुवांशिक रूप से संशोधित जो फसलें होती हैं उनका उत्पादन किया जाता है यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी इनकी जीन को मॉडिफाई कर दिया जाता है भाई, ठीक है। क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी? तो फ्रैंक बर्नेट ने दी। एंटीबॉडी जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है इसका मूल स्ट्रक्चर वाई आकार का होता है भाई, वाई आकार समझते हो, WXY इस तरीके का होता है भाई, ठीक। इंटरफेरॉन क्या है? तो इंटरफेरॉन सेल्यूलर बैरियर है भाई, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखिए एक क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में निम्न में से कौन सा एंजाइम वायरस के विकास को रोकता है? काटता है, रोकता है? तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है। SCP सिंगल सेल प्रोटीन यानी एकल कोशिका प्रोटीन इसका नाम है। रॉयल बीमारी हीमोफीलिया है, पता होना चाहिए। जीवित प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सूचना, डेटा और सूचना प्रवाह के अध्ययन को हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। वर्ग सीमा में न्यूनतम मान को क्या कहा जाता है? निचली सीमा कहते हैं। भारतीय वैज्ञानिक ने जो सुपर कंप्यूटर बनाया वो परम कंप्यूटर है। किसी वेब पेज पर किसी अन्य पेज, आपने देखा होगा जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो वहाँ नीले नीले कलर का लिंक आता है, उसे हाइपर लिंक बोलते हैं भाई, ठीक है। निम्न में से कौन साहित्यिक डेटाबेस में शामिल है? तो मेडलाइन और पबमेड जो है वो साहित्यिक डेटाबेस में शामिल होते हैं। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, बाई चांस वैन आ जाए तो उसका मतलब होता है, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क मेरे भाई, ठीक है। कौन है जो अनुक्रम संरेखण का उपकरण है? तो अभी आपको बताया भैया ब्लास्ट है, जिसका इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं, अभी आपको पर हमने बताया, ठीक है। कंट्रोल ए काहे के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल ए का मतलब ए फॉर ऑल, सभी को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल सी कॉपी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल बी पेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। निम्न में कौन सी बाधा जन्मजात प्रतिरक्षा के अंतर्गत नहीं आती है? तो जब बच्चा पैदा होता है तो कोई भी जटिल बाधा यानी कॉम्प्लिकेटेड बड़ी बाधा नहीं आती है भाई, ठीक है। पुनः संयोजक प्लाज्मिड को एक जीवाणु संस्कृति से जोड़ा जाता है, जिसे निम्नलिखित में से किस आयन के साथ पहले उपचारित किया जाता है? तो कैल्शियम आयन का इस्तेमाल किया जाता है प्लाज्मिड को जीवाणु से जोड़ने के लिए भैया, ठीक है। किस सामग्री पर स्प्रुलिना विकसित नहीं हो सकता है? तो लावा के ऊपर जो स्प्रुलिना है वो विकसित नहीं हो सकते हैं। कौन सा विकार बिंदु उत्परिवर्तन म्यूटेशन की वजह से आ सकता है? तो थैलेसीमिया जो है वो बिंदु उत्परिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। काई स्क्वायर आपको बता रखा है फॉर्मूला। काई स्क्वायर जो आंकड़े होते हैं वो स्वतंत्रता की कोटि यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करते हैं। पाई चार्ट का कुल कोण 360 होता है। माध्यिका की गणना करने के लिए जो वस्तुएं होती हैं या तो उन्हें बढ़ते हुए क्रम में रख लो या घटते हुए क्रम में रख लो और फिर देख लो बीचों बीच में जो होगा वही माध्यिका कहलाता है। बहुलक क्या होता है? जो ज्यादा होगा वही बहुलक है मेरे भाई। जैसे अगर हम कहें कि 2 2 3 4 5 तो इसमें 2 2 बार ज्यादा बार आ रहा तो ये बहुलक हो गया, ठीक। इसे अगर हम रख दें बढ़ते हुए क्रम में तो बढ़ते हुए क्रम में तो ये है ही, तो जो बीच वाला होगा वो माध्यिका हो जाएगा, या आप घटते हुए क्रम में भी लिख सकते हो, ठीक है। जैव सूचना जो विज्ञान है, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, उसके जनक कौन है? तो मार्गरेट डेहाफ है। निम्न में से कौन सा होमोलॉजी और समानता उपकरण का उदाहरण है? तो सभी के सभी, चाहे वो एम्बॉस हो चाहे ब्लास्ट हो, सभी का इस्तेमाल होमोलॉजी में किया जाता है भाई, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो सभी काम करता है, बूटिंग भी करता है, बैट ब्लॉक रिकवरी भी करता है, डिस्क को स्टार्ट भी करता है। इननेट प्रतिरक्षा किसे कहते हैं भैया? तो जो जन्मजात इम्यूनिटी होती है उसे हम लोग इनेट प्रतिरक्षा कहते हैं। किस वैज्ञानिक ने पहले प्रोटीन अनुक्रम का डेटाबेस बनाया? तो वही डेहाफ हैं जिन्होंने पूरा जो है वो डेटाबेस तैयार किया। HTTP का मतलब क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका नाम होता है। PANL का पूरा नाम होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होता है भाई, ठीक है। जो एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी के किस क्षेत्र को परिवर्तनीय क्षेत्र भी कहते हैं? तो एंटीबॉडी का फैब क्षेत्र होता है वो। जीन स्थानांतरण की विधि जिसमें झिल्ली में छेद बना देते हैं जिससे उसकी पारगम्यता बढ़ जाती है, इसे इलेक्ट्रोपोरेशन, पोर का मतलब ही छिद्र होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं इसे भैया, ठीक है। उसके अलावा निम्न में से कौन रक्त ग्लूकोज और शर्करा के लेवल को नापता है? तो जो बायो सेंसर होते हैं वो खून में ब्लड के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को नापने का काम करते हैं। कौन सा वंशानुगत रोग नहीं है? तो क्रेटेनिज्म वंशानुगत यानी माता पिता से आप में पहुंचने वाला रोग नहीं है। जो कशेरुकी DNA होता है भाई, उनमें साइटोसिन के स्थान पर 5 मिथाइल साइटोसिन होता है भाई, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन इसके लिए उपयुक्त है। तो जो IVF में शुक्राणु को, स्पर्म को
एग में इंजेक्ट किया जाता है, डिम्ब ग्रंथि में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन के लिए जो आईवीएफ तकनीक होती है उसमें माइक्रो इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। जीन थेरेपी में क्या सही नहीं है, तो जीन प्रविष्ट कराकर पर्यावरणीय दोष, यानी जीन को करा के पर्यावरण को ठीक कर देंगे, नहीं। जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है, जीन को ठीक करना जीन थेरेपी कहलाएगा, ना कि पर्यावरण को ठीक करना भाई, ठीक है। माइक्रो एरे किसे कहते हैं, तो डीएनए जो चिप्स होती हैं उन्हें ही माइक्रो एरे कहते हैं। पाइरिमिडीन डाइमर गठन के कारण डीएनए हेलिक्स में विकृति जो हो जाती है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए क्षति कहते हैं भाई, ठीक है। तो इसके आगे हम और लगभग आपको 150 से 200 क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, पूरा वन शॉट ये देखो बैठ के। इस बात का भरोसा रखो, पेपर आपका कल वाला बहुत अच्छा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू कट डीएनए, हमने आपको बता रखा है डीएनए को काटने के लिए किस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। और डीएनए को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो भैया लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर मिल जाएगा, छोड़ के नहीं आना है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को और हम लोग क्या क्या कहते हैं, तो काटने वाले हैं मेरे भाई, तो इन्हें नाइफ यानी मॉलिकुलर चाकू भी कह सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल सीजर्स कैंची भी कह सकते हैं, यानी ओवरऑल वो काटने वाले शब्द हैं, वो इनके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। हु डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज किसने की है, तो भैया नाथन है, अर्बर है, स्मिथ है, 1970 में इन्होंने खोज की है। द डीएनए सेगमेंट टू बी क्लोन्ड इज कॉल्ड, जो डीएनए सेगमेंट है जिसे हम लोग उसकी रेप्लिका बना सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं, उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं, उसके जैसा बना सकते हैं, तो क्या हो सकता है, जीन सेगमेंट हो सकता है, डीएनए का फ्रेगमेंट हो सकता है, डीएनए इंसर्ट हो सकता है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन ही हम लोग कर सकते हैं क्लोनिंग के द्वारा, जीन क्लोनिंग के द्वारा जीन की क्लोनिंग कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली क्या करती है भैया, कि मान लिया हमें कोई बढ़िया लक्षण चाहिए, तो पहले तो बढ़िया लक्षण वाली जीन ढूंढेंगे, उसे वेक्टर में फिट करेंगे, वेक्टर से लेके डीएनए तक पहुंचेंगे और उसमें इंसर्ट करवाएंगे। तो सबसे पहला तो कारण यह है कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी जो हमें जीन चाहिए है, डिजायरेबल जो जीन है, उसका पहले हमें आइसोलेशन करवाना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू ज्वाइन, जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, बता चुके हैं। रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम को कहां से अलग किया जाता है, तो बैक्टीरिया के ही ये पार्ट होते हैं, बैक्टीरिया से अलग किए जाते हैं भाई, ठीक है। ज्वाइनिंग एंड कटिंग ऑफ डीएनए आर द टेक्निक्स, जो काटना जोड़ना है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे जीन मैनिपुलेशन हम लोग कहते हैं भाई, ठीक है। लो प्रोटीन और हाई फैट, कि भैया खाने के अंदर प्रोटीन कम हो, फैट ज्यादा हो, कैसा होना चाहिए, नहीं, गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द फर्स्ट स्टेप इन क्लोनिंग अ जीन इज टू, तो भैया पहला स्टेप क्या होता है, जीन का आइसोलेशन। कहां से आइसोलेट करेंगे आप, जो हमारे पास जीन कंटेंट है भैया, ठीक है। आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन जीन, यानी वो डीएनए को अलग करो जिसके अंदर जीन है, फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से चीजों को बनाते रहेंगे। रॉयल डिजीज किसे कहा जाता है, राजाओं वाली बीमारी, तो हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज कहा जाता है, काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी बीमारियों से लड़ती है, यानी उसमें इम्यून सिस्टम काम करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी काम करती है, तो उस ब्रांच को हम लोग इम्यूनोलॉजी बोलते हैं भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, यानी जब हमारा जीवन चलता है उस समय जो इम्यूनिटी मेरी बॉडी में आती है, हमारी बॉडी में आती है, उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक तो जब बच्चा पैदा होता है तो फिर मम्मी से सारी चीजें कनेक्टिविटी होती है, वन शॉट में हमने आपको बताया हुआ है। लेकिन जब हम लोग मतलब गोइंग थ्रू द लाइफ, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग ग्रहण करते हैं, जिससे हमारी बॉडी बीमारियों से लड़ती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, 5 प्रकार के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। हेपेटाइटिस बी क्या है, तो ये भी एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, हमने आपको पूरा वन शॉट दिया हुआ है, कराया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव वन शॉट, और बताया था हेपेटाइटिस बी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से बनाया जाता है। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, तो ये साइटोकाइन बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स मतलब समझते हो रोकने वाले भाई, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या है, तो एंटीबॉडी भी एक तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन ही होते हैं भाई। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए किससे मिलकर बना होता है, 50 बार बता चुके हैं, शुगर होता है, फास्फेट होता है और बेस होते हैं, तीनों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन बेस पेयर्स, तो डीएनए के अंदर जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन होते हैं, इनके बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिनसे ये जुड़ा होता है, जिनसे इनका स्ट्रक्चर भी स्टेबल होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन नहीं होता, तो डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, जो कि आरएनए में पाया जाता है। इन ह्यूमन ईच सेल नॉर्मली कंटेन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो सबको पता है भैया मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग 46 भी कहते हैं। हीमोफीलिया डिजीज इज प्रोड्यूस्ड इन मेल। तो भैया सबको पता है एक्स गुणसूत्र का खेल है और मेल में एक्स वाई पाए जाते हैं, तो केवल जो एक एक्स वाला है उसी से सारा रोल है भाई। तो भाई अ सिंगल जीन म्यूटेशन लोकेटेड ऑन हिज एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि मेल के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र, उसमें एक्स वाई होता है, वाई से लेना देना है नहीं, तो इसका मतलब भैया एक्स एक ही है। तो जो सिंगल जीन म्यूटेशन हो रहा है लोकेटेड एट एक्स क्रोमोसोम पर, उसी की वजह से हीमोफीलिया रोग हो जाता है। विच ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन आइसोटोप, आइसोटोप है, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, आइसोटोप है, हैव द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ, यानी कौन है जिसके जीवन जो है वो सबसे ज्यादा लंबा होता है। तो इसे IgG बोलते हैं, यह है वही इम्यूनोग्लोबुलिन जी बोलेंगे, इसे शॉर्ट में IgG हम लोग बोल देते हैं। नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स की संख्या कितनी होती है एक हेल्दी मनुष्य में, तो 1 ट्रिलियन के करीब लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी कहां से मेरे भाई मीडिएट होती है, तो जो बीटा कोशिकाएं पढ़ लो, बी कोशिकाएं होती हैं, उनसे ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, मीडिएट होती है, रेगुलेट होती है। इन डीएनए द एंजाइम विच ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड, डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बेसों के बीच, बेसेस के बीच, बेसों तो भैया देसी भाषा हो गई, बेसेस के बीच जो क्षारों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उन्हें तोड़ने के लिए हेलिकेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। द लॉरेंज कर्व, जो लॉरेंज कर्व है वो क्या दिखाता है भाई, तो द इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ, यानी जो पैसे में असमानता है, एंड इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों की जो इनकम में असमानता है, धन में कमी है, उसे दिखाने के लिए लॉरेंज कर्व का इस्तेमाल करते हैं। लॉरेंज कर्व 1905 में किसने डेवलप किया था, नाम उन्हीं का है, मैक्स ओ लॉरेंज ने इसे डेवलप किया था। कंप्यूटर के फादर कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली, बाइनरी का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल 2 अंक चलेंगे, एक 0 और एक 1, तो इसे हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, जो कंप्यूटर की भाषा होती है। सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो बिट होती है मेरे भाई। जब 8 बिट मिलते हैं तो 1 बाइट बनता है, ठीक है। फिर 1024 बाइट मिलते हैं तो फिर क्या बनता है, 1 किलोबाइट केबी बन जाता है। फिर केबी से एमबी बनता है, एमबी से जीबी बनता है, और जीबी आप लोग 1.5 GB इंटरनेट अभी करा रहे हो। तो सबसे छोटा कौन है, बिट है भाई, ठीक। लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड, बहुत सारी कोडिंग से जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो उसकी लिस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। स्टोरेज टाइप, तो पेन ड्राइव है भैया, जिसमें बहुत सारी चीजें हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं, तो पेन ड्राइव एक स्टोरेज टाइप है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस, जो चीजें हम लोगों को दिखती हैं भाई, जो हमें आउटपुट देते हैं, जैसे वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसे हम लोग मॉनिटर भी बोल सकते हैं। ये मॉनिटर देखो हमें रिजल्ट दिखा रहा है, आउटपुट दे रहा है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। जीनोम साइज ऑफ ईस्ट, ईस्ट के जो जीनोम का साइज होता है वो 12 मिलियन बेस पेयर्स का होता है। न्यूक्लिक एसिड्स कैन बी एनालाइज एक्सपेरिमेंटली, यानी जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, उन्हें भैया यूवी लाइट के एब्जॉर्प्शन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो बनता है कैसे बनता है, तो शुगर बेस और फास्फेट मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब कब डेवलप हुआ, 1989 में डेवलप हुआ। किसने डेवलप किया, तो टिम बर्नर्स ली ने इसे डेवलप किया था। फिर इंटरनेट सर्च इंजन का कोई एग्जांपल बताइए, तो गूगल है, याहू है, जो विकल्प में दे रखा हुआ आप उस पर टिक लगा दोगे। विच फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है भैया, गर्म करोगे, ठीक, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म करने पर स्ट्रक्चर टूट जाता है, ऐसे और चीजें हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विकल्प में था, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये प्रोटीन के डीनेचुरेशन को नहीं करता है। हाउ मेनी एमिनो एसिड्स मेक अप अ प्रोटीन, एक प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड चाहिए हैं, तो 20 एमिनो एसिड चाहिए होते हैं। रिपीटिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन आर, प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, तो एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। मायोग्लोबिन, आपको पता ही है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, तो जो मायोग्लोबिन है ये प्रोटीन ही होता है, जो 3 डिग्री प्रोटीन के स्ट्रक्चर हमने आपको बता रखे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो मायोग्लोबिन प्रोटीन का 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है। रोल ऑफ कंप्यूटर पार्ट, तो कंप्यूटर पार्ट का क्या रोल है, लिंकिंग टू सीपीयू, सीपीयू से कनेक्टेड रहिए, जो भी कंप्यूटर के काम है उन्हें आप करते रहिए, ठीक है। बैकबोन ऑफ डीएनए, डीएनए की जो बैकबोन होती है
वो हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक का मतलब समझते हो, देखो एक होता है फोबिक और एक होता है फिलिक। तो फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी जो कनेक्ट हो जाएगी, तो यानी हाइड्रोफिलिक है भैया, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज लोकेटेड कहां होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के मेन सिस्टम यूनिट यानी सीपीयू के अंदर अवेलेबल होता है भाई, ठीक है। यहां पर एक सबसे पहले शब्द है जो काफी बार इस्तेमाल किया गया है, फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स किससे रिलेटेड है, तो जो ड्रग रिस्पॉन्स है, ड्रग समझते हो, हम लोग ड्रग्स का मतलब गलत ही समझ लेते हैं। ड्रग का मतलब औषधियां, दवाइयां होती हैं। तो दवाइयां किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगी, इन सब के बारे में हम जिसमें पढ़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं फार्माकोजेनेटिक्स। और इनके फादर कौन है, तो इनके फादर मोटू करके याद कर लो यार, मोटू स्काई नाम है इनका, ठीक है, और नो मोटू स्काई, लेकिन मोटू करके याद कर लो, MOTO, मोटू। हाँ, दवाई खा खा के मोटू हो गए, ड्रग रिस्पॉन्स तो मोटू, ऐसा करके आप याद रख लेना भैया, ठीक है। फिर क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, यह आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। भैया मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जब एक गुणसूत्र बढ़ जाता है मतलब 47 हो जाते हैं भाई। और ये किस में होता है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, तो ये मेल में होता है। तो इस तरीके से एक बढ़ा हुआ गुणसूत्र आपको दिखेगा, XXY ऐसा करके लिखते हैं, यानी पेयर की जगह पे देखो 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं, एक बढ़ा हुआ दिख रहा है, 47 टोटल हो जाएंगे, इसे हम लोग कहते हैं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। दूसरा होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम भैया फीमेल में होता है। एक के अंदर कई कई क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। जो टर्नर सिंड्रोम है ये फीमेल में होता है और इसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है, 45 ही रह जाते हैं। इसलिए देखो एक्स के संग में उससे आप O पढ़ लो, 0 पढ़ लो, यानी जो जोड़ा है वो भी इनका पूरा नहीं रह गया है, तो 45 ही रह गए हैं। इसे हम लोग कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। जेनेटिक डिसऑर्डर हमने आपको इसके बारे में बताया था। सिकल सेल एनीमिया जो रोग है, बीमारी है, किसकी वजह से होता है भैया, तो ये बीटा ग्लोबिन जीन की। सबसे पहले तो एक शब्द समझ लो, म्यूटेशन, कई बार हमने इस्तेमाल किया है। म्यूटेशन का मतलब होता है एक्सचेंज, चेंज हो जाना, जीन में परिवर्तन हो जाना, जीन में गड़बड़ी हो जाना, इस तरीके से समझ लो म्यूटेशन होता है भाई, ठीक। तो बीटा ग्लोबिन जीन के म्यूटेशन से, गड़बड़ी होने के कारण सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है भाई, ठीक। सेम सीक्वेंसिंग इन देयर डीएनए, जरा ध्यान से समझिए, हमने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताया था और उसमें हमने आपसे कहा था कि दुनिया में कोई इंसान उठा के ले आओ, उसके फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेंगे, डीएनए पैटर्न मैच नहीं करता है। कब तक, अगर वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे, जुड़वा बच्चे हैं एक ही जाइगोट से बने हुए, तब उनका जो डीएनए पैटर्न है, सीक्वेंसिंग है, वो सेम हो सकता है। उसके अलावा आप दुनिया के कोई 2 इंसान ले आइए, उनका डीएनए पैटर्न सीक्वेंस कभी भी मैच नहीं करेगा भाई, ठीक। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर cDNA सिंथेसिस, पिछली 3 यूनिट में हम आपको सिखा चुके हैं। C फॉर होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जब आप बाहर से कोई बढ़िया जीन लेके आते हो और भैया नया जो डीएनए बनाते हो उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम लोग बोलते हैं। इसमें भैया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का इस्तेमाल होता है भाई, ठीक है। विच ड्रग वुड बी बेस्ट टू यूज ऑन अ पेशेंट हु हैज जस्ट हैड अ हार्ट अटैक, अभी अभी हार्ट अटैक आया है, उसके लिए किस ड्रग का इस्तेमाल सबसे अच्छा रहेगा, तो भैया थोड़ा सा लंबा नाम है, टिश्यू प्लाज्माइनोजेन एक्टिवेटर, यानी एक्टिवेट कर दे हमारे ऊतकों को, तो टिश्यू प्लाज्माइनोजेन एक्टिवेटर का इस्तेमाल करेंगे अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया। कुछ लोग कहेंगे इतना लंबा हम याद कैसे रखेंगे, भाई याद नहीं रखना है। अगर आपने हार्ट अटैक पढ़ लिया और उसके सामने 3 भास्कर, दिवाकर, चौधरी, टिश्यू, ये पूरा आपने याद कर लिया इतना लंबा, तो याद करना ही नहीं है। जैसे ही पेपर में आएगा आपको देख के लग जाएगा यार यही एक्टिवेटर वाला ही है, लगाओ इसी पर टिक, बात खत्म हो गई सर। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी। इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन डीएनए, डीएनए पर अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होती है, अल्ट्रावायलेट समझते हो, पराबैंगनी, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, तो फॉर्मेशन ऑफ पिरिमिडीन डाइमर्स। आपको बता चुके हैं 2 तरीके के क्षार होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन, ठीक है भैया। तो जो पिरिमिडीन वाले होंगे उनका डाइमर, डाइमर समझते हो क्या होगा, आपस में जुड़ना शुरू कर देंगे। जैसे 1 और 1 2 हैं, दोनों जुड़ गए तो पहले सिंगल वाला मोनोमर कहलाता है, 2 जुड़ेंगे तो वो डाइमर कहलाएंगे, और बहुत सारे जुड़ते हैं तो उन्हें हम लोग पॉलीमर कह देते हैं भाई, ठीक है। तो रेडिएशन से क्या होगा, जो पिरिमिडीन है उनका डाइमर्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सरल भाषा में कहें तो भैया जो गुणसूत्रों पे डिपेंड करेगा वो हम लोग को क्या कहते हैं, सेक्स लिंक हेरिटेंस को ही हम लोग हीमोफीलिया रोग भी कह देते हैं। ध्यान रखिए, हीमोफीलिया जो रोग होता है वो हमेशा एक्स गुणसूत्र के कारण होता है, वाई से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोफिलिक फादर, यानी जो पिताजी हैं उन्हें हीमोफीलिया है, पिताजी का मतलब क्या होगा, XY,
ठीक, और X के कारण होता है। इसका मतलब मेरे भाई जो हीमोफीलिया वाला मामला है तो ये है, सीधी सी बात है। नॉर्मल मम्मी XX जो है वो नॉर्मल है, ठीक, इनसे कोई लेना देना है नहीं क्योंकि ये तो नॉर्मल है। मेल चाइल्ड पैदा हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ वो मेल पैदा हुआ। मेल कब होगा? जब यहां से Y मिला होगा, यहां से X मिला होगा तो ये मेल होगा। दोनों जगह से XX हो जाए तो वो फीमेल हो जाएगा। तो भैया अगर मेल बच्चा पैदा हुआ है तो उसके हीमोफिलिक होने के चांस क्या है? 0% चांस है। क्यों? क्योंकि जो पिताजी हैं उनमें जो X है वो हीमोफीलिया को शो कर रहा ना, वाई से लेना देना नहीं है। और बच्चा होगा, लड़का होगा तो लड़के होने के लिए वाई ही चाहिए, तो एक्स से कोई लेना देना है नहीं, यानी 0% चांस है कि लड़के में भी हीमोफीलिया रोग हो जाए। फिर एक तरीका होता है, इस तरीके से भैया लिख के कई बार आ जाता है कि भैया अगर जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम समझते हो गुणसूत्र, अगर वो 2n+1 हो जाए, जैसे अभी हमने आपको ऊपर 2 बीमारियां दिखाई क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में 23 दूनी 46, ऐसे समझ लो, +1 हो गया 47 हो गए, तो +1 तब हम लोग इसे बोलते हैं ट्राइसोमिक। और जब एक कम हो जाए 45 रह गया तो उसे बोलते हैं मोनोसोमिक, यानी एक गुणसूत्र कम हो गया। ट्राई में भैया 2 से 3 हो गए, ट्राई यानी 3 हो गए, ठीक। मोस्ट कॉमनली अकरिंग वेरिएंट इन ह्यूमन जीनोम, जो मनुष्य का जीनोम स्ट्रक्चर है, पूरा जीन का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फोफिज्म, ठीक है भैया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जीनोम स्ट्रक्चर है भाई, ठीक। फंक्शन ऑफ अ मोनोक्रोमेटर इन अ स्पेक्ट्रोफोटो, अब ध्यान से समझिए भैया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करेगा? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फोटो का मतलब होता है प्रकाश, जहां कहीं भी हम लोग प्रकाश वगैरह को मीटर करें, ऑब्जर्व करेंगे, उसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहेंगे भाई, ठीक है। तो इसमें जो मोनोक्रोमेटर लगा होता है इसका क्या रोल होता है? तो डिवाइडिंग अ लाइट बीम, जो प्रकाश की बीम आ रही होगी, इनटू इट्स कंपोनेंट्स वेवलेंथ, यानी उसकी वेवलेंथ के टर्म में तोड़ देना। स्पेक्ट्रो का मतलब ही क्या है? स्पेक्ट्रम। सबको पता होगा कि प्रकाश भी कई प्रकाश का पूरा एक स्पेक्ट्रम है, जिसमें दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट है, यूवी लाइट है, इंफ्रारेड है, ठीक है, इस तरीके की लाइट्स है ना। तो ओवरऑल इन सबको स्पेक्ट्रम में तोड़ने का काम कौन करेगा? तो वो काम करेगा मोनोक्रोमेटर, नाम ही है मोनोक्रोमेटिक, मतलब एक वर्णी मतलब एक डायरेक्शन में एक वेवलेंथ के साथ में प्रकाश चलेगा, बाकी उसके से लेना देना नहीं होगा, वो उसे अलग कर देगा भाई, ठीक है। डीएनए लाइगेज, ये आपको बता चुके हैं, जो लाइगेज एंजाइम होता है, लाइगेशन प्रोसेस होता है काट के डीएनए को जोड़ने का, तो ये जोड़ने का काम करता है भाई। तो एन एंजाइम दैट ज्वाइंस फ्रेगमेंट्स, पिछली यूनिट में भी हम लोगों ने पढ़ा था, इन नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन में जोड़ने का काम करता है, डीएनए लाइगेज कहलाता है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन डीएनए आर ज्वाइंड बाई, भैया जब भी कभी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ा जाता है, तो हमने आपको बताया था भैया डीएनए जब आपस में जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा, ये हमने बताया था भैया, ठीक है। सबसे अच्छा वेक्टर कौन सा था? तो क्लोनिंग वेक्टर है, ये भी हमने आपको बताया था। और जो प्लाज्मिड वेक्टर जो है सबसे अच्छा क्लोनिंग वेक्टर है। और प्लाज्मिड नाम सबसे पहले किसने दिया? तो लेडर वर्ग ने सबसे पहले ये नाम दिया था भाई, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, कल हमने इसका उदाहरण भी उठाया था, ये दवाई है। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, ये कहां से बनती है? तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस से भैया हमें प्राप्त होती है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आर प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सिस्टम? अगर आप पूरा एक बैक्टीरिया का सिस्टम उठाओगे तो जो आरएनए पॉलीमरेज होंगे वो कितने होंगे? तो सिर्फ और सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है बैक्टीरिया के सिस्टम में। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू, अभी आपको बताया भैया जो बीमारी होती है वैलिन इन प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड, जब ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है तब भैया ये कारण बनता है सिकल सेल एनीमिया के लिए। और ये भैया एक एग्जांपल भी है किसका? पॉइंट म्यूटेशन का। म्यूटेशन मतलब क्या होता है बता चुके हैं, चेंज हो जाना, परिवर्तन हो जाना। तो यह बिंदु परिवर्तन में होने का उदाहरण भी सिकल सेल एनीमिया को ही हम लोग लिख सकते हैं भाई, ठीक। पीसीआर टेक्नोलॉजी को किसने बताया? तो कैरी मोलिस इनका नाम है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पिछली यूनिट में इसका पूरा नाम हम आपको बता चुके हैं, इसलिए यहां पे दोबारा नहीं बता रहे हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका पूरा नाम होता है भाई, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक्स जेफरी ने बताया। पीसीआर का उद्देश्य क्या होता है? तो डीएनए को एम्पलीफाई करना। जितने भी बच्चों ने डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो देखी है आपको पता होगा पीसीआर का उद्देश्य है डीएनए को एम्पलीफाई करना। पीसीआर का पहला स्टेप क्या है? हमने पूरी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराई हुई है डिस्क्रिप्टिव में, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, पहले उसे देखो। सबसे पहले उसमें हम लोगों ने डीनेचुरेशन किया था, यानी जो डीएनए है
पीसीआर का काम क्या, एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या, बढ़ाना और डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाना। तो उसके लिए तो पहले डीएनए तोड़ना पड़ेगा ना। तो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स में से जो स्ट्रैंड्स हैं दो, इनमें से एक स्ट्रैंड को हमें अलग करना पड़ेगा। तो हम एक स्ट्रैंड को जो अलग करते हैं टेम्परेचर को बढ़ा के, टेम्परेचर भी हमने आपको बताया था लगभग 92 से 95 के करीब बताया था, याद करो भैया कल ही वीडियो डाली थी। तो इस प्रोसेस को हम लोग डीनेचुरेशन बोल देते हैं। पीसीआर में जो डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए का निर्माण होता है, उसमें किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं, तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमने आपको कल बताया था। फिर साउथर्न ब्लॉटिंग, ये भी हमने बताया था, डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए साउथर्न ब्लॉटिंग, आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए नॉर्थर्न ब्लॉटिंग और प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस सीक्वेंस पर आधारित होती है, वीएनटीआर, और वीएनटीआर का पूरा नाम भी हमने आपको बताया था। ये आपके लिए चलिए होमवर्क है, इस वीडियो के कमेंट में आपको लिखना है वीएनटीआर का पूरा नाम क्या होता है। ये हमने डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो में बता रखा और पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो वीएनटीआर हमें यहां ऐड करना चाहिए था, लेकिन चलिए आपके लिए होमवर्क है, एक व्यक्ति के कमेंट को हम पिन भी करेंगे, जिसका नाम सबसे पहले ठीक जो लिखेगा उसे भैया पिन कर देंगे कमेंट को। वीएनटीआर का पूरा नाम आपको लिखना है भाई, ठीक। डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए, तो भैया अलग करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस हम आपको बता चुके हैं कि भैया डीएनए जो है, जो डीएनए होता है उसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और वो प्लस की जगह माइनस की, देखो एक बात समझो, हमें बचपन से आपको सिखाया गया है कि भैया दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस एक माइनस। प्लस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, माइनस वाले को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, कैथोड कहते हैं, सीधी सी बात है। तो डीएनए के ऊपर क्या होता है, डीएनए के ऊपर होता है माइनस, माइनस वाला हमेशा कहां जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा। तो डीएनए भी इस तरीके से एनोड की तरफ चला जाता है। इस प्रोसेस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। डीएनए का चार्ज कैसा होता है, तो नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए किस दिशा में मूव करता है, तो प्लस की तरफ, यानी एनोड की तरफ मूव करता है। डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड किसने डेवलप किया, तो सेंगर ने डेवलप किया। डीएनए की बेसिक यूनिट बता चुके हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में शुगर होती है, बेस होते हैं, फास्फेट ग्रुप होता है, शुगर, बेस, फास्फेट ग्रुप तीनों मिलते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए कहलाता है। डाउन सिंड्रोम का क्रोमोसोमल जो नंबर होता है कितना होता है, तो डाउन सिंड्रोम में भी गुणसूत्रों की संख्या भैया 46 से 47 हो जाती है, ठीक। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम 47 भाई, ठीक है। हीमोफीलिया किस में पाया जाता है ज्यादातर, तो ज्यादातर हीमोफीलिया मेल्स में ही पाया जाता है। फीमेल कैरियर होती हैं लेकिन ज्यादातर मेल्स में ही पाया जाता है। हीमोफीलिया में प्रॉब्लम क्या होती है, बताया था हमने आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो में कि ब्लड की क्लॉटिंग, क्लॉटिंग समझते हो, रक्त का थक्का जमना। क्लॉट मतलब क्या होता है, क्या बोल सकते हो उसे हिंदी में, पता ही नहीं क्लॉट को क्या, थक्का ही बोल लो यार, थक्का ही शब्द है, ठीक है। तो रक्त का थक्का जमना संबंधी बीमारी है तो ब्लड क्लॉटिंग भाई, ठीक है। उसके अलावा पेटर्निटी टेस्टिंग है, मम्मी पापा तुम्हारे हैं कि नहीं है। फॉरेंसिक साइंस यानी जो विज्ञान है, जैसे नहीं सीआईडी आपने देखा है, अदालत देखा है कि कहीं पे मर्डर हो गया, वहां पे फिंगरप्रिंट उठाने पहुंच गए, तो ये सब इस्तेमाल कहाँ होता है। या फिर कोई भूकंप आ गया, उसमें लोग दब के मर गए, शकल नहीं पहचान में आ रही है तो उन्हें फिंगरप्रिंटिंग से पहचानेंगे। तो ये सब उपयोग है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के भाई, ठीक है। डीएनए आइसोलेशन का पहला स्टेप क्या होता है, बता चुके हैं, सेल लाइसिस। सेल लाइसिस क्या होता था ये भी बताया था डिस्क्रिप्टिव वीडियो में। हमने बार बार हम जोड़ देते हैं डिस्क्रिप्टिव पे कि अगर पेपर ऑब्जेक्टिव भी हैं तब भी हमने 20-20, 25-25 मिनट के रिवीजन के हिसाब से ही बनाया भाई कि पेपर डिस्क्रिप्टिव भी होंगे, बच्चा रिवाइज करके दे आएगा। और अभी तो हम पेपरों तक बहुत कंटेंट देंगे यार, अभी तुम मजा देखना, पेपर सॉल्व करवाएंगे, मतलब तुम्हारे साथ में जान दे देंगे मेरे भाई। बस तुम्हें करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और भरोसा रखो, इसके बाहर पेपर आपका आने नहीं देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, हम भरोसा दिला रहे हैं आपको, गदर काट दोगे गदर मेरे भाई, ठीक है। तो सेल क्या होता है, कोशिका होती है, कोशिका के ऊपर की जो झिल्ली है उस झिल्ली को तोड़ना, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना ही सेल लाइसिस कहलाता है। कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं, जीनोम कह देते हैं भाई। म्यूटेशन क्या है, अभी बताया, जीन में परिवर्तन, जीन चेंज हो जाना ही म्यूटेशन कहलाता है। थैलीसीमिया में क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन से कनेक्टेड ये रोग है भैया थैलीसीमिया, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। डीएनए सीक्वेंसिंग किसका ऑर्डर बताती है, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जब वो मिलते हैं तो पूरा डीएनए बनता है, उसके ऑर्डर को ही डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। डीएनए की जो स्टडी होती है उसकी साइंस को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स की लेंथ मेजर किससे करते हैं, तो बेस पेयर से। आपको पता ही है कि भैया जो जोड़े होते हैं उन जोड़ों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जोड़ों के बीच की डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। एक टर्म में टोटल 10 पेयर होते हैं, इसलिए हम लोग 34 एंगस्ट्रॉम उसकी
लेंथ हम लोग लिया करते थे भैया, ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। तो डीएनए डायग्नोस्टिक्स किसका पार्ट है? तो बायोटेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। जीन थेरेपी कहाँ इस्तेमाल होती है? तो जितनी भी बीमारियां होती हैं, जीन से संबंधी बीमारियां, उन्हें थेरेपी करने के लिए, ठीक है, उन्हें ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग जीन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन का प्रिंसिपल क्या होता है? तो आपको बता चुके हैं हम। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, सरल भाषा में जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है, जब उन्हें हम मिलाते हैं दो तरीकों को अलग अलग, तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की हेल्प से ही हम लोग डीएनए हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो बैंड्स बनते हैं वो किससे बनते हैं? तो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हीं से बनते हैं। डीएनए जो डायग्नोस्टिक्स है, इसका एडवांटेज क्या है? तो जल्दी से जल्दी, अर्ली यानी जल्दी हम लोग बीमारी के बारे में पता लगा सकते हैं, ये डीएनए डायग्नोस्टिक्स का फायदा है मेरे भाई, ठीक है। तो इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो पहली यूनिट का नाम ही है जीन मैनिपुलेशन। तो ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपने सुबह वाली वीडियो देखी है तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग कह लो या फिर जीन मैनिपुलेशन कह दो, एक ही बात है भाई, ठीक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के फादर कौन है? और ये हमने डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो में बताया है, कमेंट करके बताना जिन लोगों ने वो देख ली है। तो कौन थे भाई? पॉल बर्ग थे। बल्कि आप लोगों ने अगर वो वीडियो देख लिए तो आप खुद को चेक करो कि आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते हैं। जो नहीं आते होंगे वो आप पीडीएफ से तैयार कर लेना और आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी भाई, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए किससे मिलकर बनता है? बताइए भैया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किससे मिलकर बनता है? तो हम लोग क्या करते थे भैया, एक जो ओरिजिनल डीएनए है उसे काट देते थे, एक कहीं फॉरेन डीएनए उठा के लाते थे, जो अच्छा डीएनए जिसके जैसा हमें चाहिए, जिसका गुण हमें चाहिए, उसे उठा के लाते थे और दोनों को जोड़ते थे। तो हमने लिखा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए फ्रेगमेंट्स को जब हम लोग जोड़ देते हैं तब हम लोग उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए भाई, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन पर्पस क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य क्या है? किस लिए इसे भैया इस्तेमाल किया जा रहा है? तो डिजायर्ड जीन ट्रांसफर, यानी अपनी इच्छा का कोई जीन खराब हो गया है, उस जीन को रिप्लेस कर सकते हैं, उस जीन को और अच्छे गुणों वाले जीन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जीन को भैया पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो जीन को ठीक करके उसकी बीमारी पे काम कर सकते हैं, उसकी दिक्कत पे काम कर सकते हैं। यही है भैया जेनेटिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य। और जिन लोगों ने डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखी, हम बार बार इसलिए जोड़ देना, आप देखो, जिन लोगों ने देखी भैया, दो प्लेलिस्ट बना रहे हैं, एक डिस्क्रिप्टिव एक ऑब्जेक्टिव, और दोनों में मेहनत बहुत है, लेकिन आपके लिए ये भैया गोल्डन हो जाएगी। आप देख लेना, अगर आपका पेपर अच्छा ना हो तब आके कहना भाई, ठीक। जीन क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? तो हमने आपको बताया था, शक्तिमान वाला उदाहरण लेके, क्लोनिंग का मतलब उसके जैसा कुछ बना देना। तो क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग का क्या मतलब हो जाएगा? जीन की मल्टीपल कॉपीज को बना देना और कॉपी बनाना, जीन जैसा क्लोन तैयार कर देना, जीन क्लोनिंग कहलाता है भाई, ठीक है। अगला क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज किस फील्ड में किया जाता है? तो भैया जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितना भी इंतजाम है भैया, चाहे वो जीन से खिलवाड़ करना हो, डीएनए को काटना पीटना जोड़ना, जो भी कुछ हो, वो सब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी रिकॉम्बिनेंट का मतलब ही क्या है? एक होता कॉम्बिनेशन, एक होता उसे जोड़ घाट करके फिर रिकंबाइन करना, दोबारा से यहां से कुछ उठाया, यहां से कुछ उठाया, जोड़ दिया, उसी को तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे ना। तो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलिन प्रोडक्शन किस टेक्नोलॉजी? ये भी हमने कल आपको बताया था भैया कि मानव का जो इंसुलिन है उसका निर्माण हम लोग कहां से करते हैं? तो जो मानव इंसुलिन वाला जीन होता है, उस जीन को उठा लेते हैं, अलग से सारी चीजें कराते हैं और इंसुलिन का निर्माण हम लोग करते हैं। तो ये भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है भाई, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए को कट करने के लिए क्या यूज करते हैं? यह भी आपको बताया था, रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। सबसे फेमस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको बताया था, कौन सा? कमेंट करके बताना। और सबसे फेमस वेक्टर कौन सा बताया था, यह भी कमेंट करके बताना अगर आपने वो वीडियो देखी है भाई, ठीक। फिलहाल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? जो रोक देते हैं, काट देते हैं, उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं भाई, ठीक। डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए, ये भी कल बताया था, लाइगेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। कल चिल्ला के बताया था, पूरी बल्कि कल नहीं, आज सुबह ही वीडियो डाली थी, पूरी डिटेल में बताया था कि लाइगेज एंजाइम का प्रयोग हम लोग करते हैं। डीएनए सिंथेसिस के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? यानी डीएनए को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल? सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनाना। तो डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीमरेज मतलब एक पूरी लंबी चेन है, पॉली माने बहुत सारे, उससे हम लोग डीएनए को अलग कर लेते हैं भाई, ठीक है। कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं भैया, कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या कहा जाता है? तो ये भी कल हमने कहा था और मोस्ट वांटेड कहा था,
मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं, डीएनए के अणुओं को काटने के काम आता है, इसलिए इसे आणविक कैंची कहा जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को कहां कट करते हैं, तो कहां से काटते हैं, जो स्पेसिफिक साइट्स होती हैं कि पता इतना बड़ा डीएनए है, हर जगह से नहीं काटेंगे, ऐसे काटेंगे कि दूसरा डीएनए आसानी से आके जुड़ जाए। हमने आपको यह भी बताया था कुछ लटके हैंग टाइप की चीजें रह जाती हैं कि मतलब इस तरीके का डीएनए था, इतना काट दिया तो ये लटका हुआ रह गया और दूसरा वाला हिस्सा ऐसे आके यहां पे जुड़ गया भाई, ठीक है। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस से ये लोग काटते हैं भाई, ठीक। ये ई कोरी कल बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। ई कोरी सबसे, आप देखिए आंसर ही आ गया तो आप क्या कमेंट में लिखोगे, तो सबसे जो ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या है, ई कोरी है। ई कोरी जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, तो इसका जो सीक्वेंस है मेरे भाई, ये विकल्प में कई बार आया हुआ है, कई पेपरों में आया हुआ है, ये है GAA, वही है ग्वानिन एडेनिन बेसिस है, बेसिकली सीक्वेंस है उनका, तो GAATTC ये ई कोरी का सीक्वेंस होता है इसे पहचानने के लिए। रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम की डिस्कवरी किसने खोज करी इनकी भैया, ठीक है, तो कई आदमी हैं, अर्बर हैं, स्मिथ हैं, नेथन्स हैं, इन लोगों ने इसकी डिस्कवरी करी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इंपॉर्टेंट है, तो कल हमने आपको बताया 2 टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। कल का मतलब हम बात कर रहे हैं उस डिस्क्रिप्टिव वीडियो की। टाइप 1 टाइप 2 आपने देखा होगा, एक भी बच्चे ने देखा हो कमेंट करना, बाकी लोगों को पता चलेगा कि भैया उसमें हमने बहुत डिटेल में मेहनत कर रखी है, उसकी भी पीडीएफ यहीं कहीं पड़ी होगी। तो पहले वाले बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, रेयर होते हैं, नहीं मिलते हैं। जो दूसरे वाले होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ई कोरी वगैरह सब टाइप 2 में ही आते हैं भाई, ठीक है। स्टिकी एंड्स क्या होते थे, वही जहां से डीएनए को काट देते थे तो भैया वहां पर एंड बन जा रहे हैं, चिपक जाएंगे एक दूसरे से, चिपकने वाले। तो स्टिकी मतलब क्या होता है, चिपकना होता है। तो स्टिकी एंड जो है वो किस एंजाइम के कट करने से बनते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटते हैं उससे बनते हैं भाई। ब्लंट एंड क्या होते हैं भैया, स्टिकी मतलब जो चिपके, और ब्लंट मतलब क्या हो गया कि नहीं जिनमें धारवार सब खत्म हो जाए, जिसे धुंधले कह लो एक तरीके से भैया, ठीक है। तो इनमें क्या नहीं होता, तो ओवरहैंग नहीं होता, एक्स्ट्रा नहीं निकले हुए हैं, वहां पे जो डीएनए है, ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में नहीं जुड़ पाएंगे। तो जितने भी ब्लंट एंड्स होते हैं वहां पर ओवरहैंग नहीं होता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नेचुरली कहां मिलते हैं, तो बैक्टीरिया में मिलते हैं भैया, ये भी हमने आपको बता दिया था। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में मिलते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, तो भैया फंक्शन यही है, जो फॉरेन रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या, काटना। जो फॉरेन डीएनए, जो अच्छा डीएनए आपको चाहिए है उसे काटेगा, खत्म करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, लाके जोड़ने का काम तो फिर वेक्टर करेगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम काटना है भाई, ठीक है। फिर देखिए भैया डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने वाला एंजाइम, तो डीएनए लाइगेज होता है, बता चुके हैं। आरएनए से डीएनए को बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो भैया कल हमने आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। देखो एक शब्द है ट्रांसक्रिप्शन, तो हमने आपसे कहा था कि डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यहां उल्टा हो रहा है, आरएनए से डीएनए बना रहा है तो इसे उल्टा मतलब रिवर्स, तो इसे हम कह देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं भाई, ठीक। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से क्या बनता है, ये भी हमने बताया उस वीडियो में कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है, जिसे हम लोग सी डीएनए से लिखा करते थे। देखो सब, अगर आपने उस वीडियो को सिर्फ सुन भी लिया होगा लेटे लेटे, तब भी अभी तक हमने जितने क्वेश्चन बताए हैं ये सब आपको आते होंगे भाई, ठीक। डीएनए पॉलीमरेज का मेन फंक्शन क्या है, तो अभी ऊपर भी आ चुका है ये क्वेश्चन। डीएनए पॉलीमरेज का मेन फंक्शन है डीएनए को बनाना भाई, ठीक है। डीएनए लाइगेज का क्या काम है, तो हमने आपको बताया लाइगेज जोड़ने का काम करता है, और कैसे जोड़ता है ये भी बताया था कि भैया फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लेता है, यानी जोड़ने का काम करता है, ये आपको बताया था हमने उस वीडियो में। फिर कुछ वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर क्या होते हैं, संवाहक होते हैं, ले जाने वाले होते हैं जो डीएनए को लेकर जाते हैं। सबसे कॉमन क्लोनिंग वेक्टर कौन सा होता है, तो प्लाज्मिड होता है, कल भी बता चुके हैं उस वीडियो में। प्लाज्मिड किस ऑर्गेनिज्म में मिलता है, तो प्लाज्मिड एक्चुअली में बैक्टीरिया का डीएनए ही होता है, ये भी बताया था मेरे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस वीडियो को जरूर देखो। प्लाज्मिड का शेप कैसा होता है, तो सर्कुलर होता है, यानी वृत्ताकार होता है। वेक्टर का मेन फंक्शन क्या है, तो वेक्टर मतलब संवाहक, ले जाने वाला, जीन को ट्रांसफर करने का ये काम करता है। PVR322 क्या है भैया, तो ये प्लाज्मिड वेक्टर है, ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। बैक्टीरियोफेज क्या है, इस पे भी हम लोगों ने चर्चा करी थी। वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया होता है ये बैक्टीरियोफेज, कल हमने 3 तरीके के आपको बताए थे, ठीक है। और जब दोनों को मिला देते थे तो उसे कॉस्मिड बोलते थे, देखा है।
तो वही है भैया बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। ये देखो कॉस्मिड अगला आ गया। तो कॉस्मिड क्या होता है, हाइब्रिड वेक्टर होता है जिसमें दोनों मिले हुए होते हैं भाई, ठीक। वेक्टर में क्या होना जरूरी है, तो ओरिजिन, इसके अच्छे वेक्टर के गुण भी बताए थे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है, ले जाए साइज में छोटा होना चाहिए, ये सब पढ़ाया है भैया बहुत डिटेल में। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए वेक्टर में। हाँ ये देखो एक यही था, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, यानी वो छांट सके, उन कोशिकाओं को छांट सके, उन सेल्स को छांट सके। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, कोशिकाओं को छांट सके कि किन्हें ले जाना है, किन्हें जोड़ना है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस भी इसमें होना चाहिए भैया, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो डीएनए अपटेक बाय बैक्टीरिया, सीधी सी बात है। वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर को हम लोग क्या कह देते हैं, तो जो वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है, वायरस बीच में होता है सरल भाषा में, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। क्या कहते हैं भैया, वो जीन जो वायरस जिसमें बीच में होता है ट्रांसफर करने के काम आता है, उसे ट्रांसडक्शन बोल देते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक शॉक, ये भी कल बता चुके हैं। इसमें इलेक्ट्रिक शॉक में क्या होता है, जगह खुल जाती है, और जगह खुलती है डीएनए प्रवेश कर जाता है, इसे हम लोग इलेक्ट्रोपोरेशन कहते थे। माइक्रो इंजेक्शन, ये भी हमने आपको कल बताया था, जो एनिमल सेल्स होते हैं, जो जानवरों, जो जंतुओं की कोशिकाएं होती हैं, उसमें माइक्रो इंजेक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स में जीन ट्रांसफर के लिए भैया जीन गन का इस्तेमाल करते हैं, शूट किया जाता है, ये भी आपको बताया है। यानी इसकी जो हमने थ्योरी वाली वीडियोस बनाई हैं, बहुत होश में, बहुत बैठ के, और मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। हम इसीलिए कई बार बच्चे कहते हैं अबे यार कहाँ से चैट वैट जीपीटी से निकाल लिया हुआ, सब हमने खुद लिखा है बैठ के, इसीलिए एक वीडियो में इतना टाइम लग रहा है। लेकिन आप देख लेना, ये गागर में सागर है कि अगर 8 वीडियो आपने देख ली तो शायद उनके बाद क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप ऑब्जेक्टिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, माहौल गर्दा उड़ा के आओगे मेरे भाई, ठीक है। तो प्लांट में जो जीन ट्रांसफर होता है उसमें जीन गन का इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ मेथड्स हैं जो हमने आपको बताए थे मेथड भाई। रिकॉम्बिनेंट सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कल हमने आपको बताया था, जिनके पास प्लाज्मिड होते हैं, मतलब वही सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। तो ये भी आपसे चर्चा हो चुकी है। उसके अलावा एम्फिलिसिन क्या है, तो एम्फिलिसिन एक एंटीबायोटिक है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। ये भी बता चुके हैं भैया। ब्लू बाइट स्क्रीनिंग किस एंजाइम पर आधारित होती है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज पर ये आधारित होती है। उसमें ये भी बताया था कि जो ब्लू कॉलोनी वाले लोग होते हैं वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं, और जो व्हाइट कॉलोनी वाले होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट होते हैं भैया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई, तो जीन थेरेपी का यूज किस लिए होता है, तो जेनेटिक डिजीज ट्रीटमेंट, जो भी जीन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जीन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। जीन को रिप्लेस करते हैं, जीन को सुधार करते हैं, ठीक करते हैं। SCID बीमारी, इस बीमारी की भी हमने उदाहरण में यही बीमारी लिखी थी और आपको बताया था, जीन थेरेपी के जरिए हम लोग इसे ठीक कर सकते हैं। सोमैटिक जीन थेरेपी, हमने जीन थेरेपी के प्रकार भी बताए थे कि भैया इसका प्रभाव अगली पीढ़ी में नहीं पड़ता है, इसका प्रभाव अगली पीढ़ी में पड़ता है। तो जो सोमैटिक जीन थेरेपी होती है ये बॉडी की सेल्स यानी कोशिकाओं में होती है। जो जर्म लाइन थेरेपी होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, और ये भी बताया था ये मनुष्यों में अलाउ नहीं होती है, इसका जो इफेक्ट होता है वो अगली पीढ़ी में भी जाता है। ह्यूमंस में कौन सी जीन थेरेपी अलाउड नहीं होती, तो जीन थेरेपी, जर्म लाइन थेरेपी अलाउड नहीं होती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पहला स्टेप क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्टेप लिखवाया हुआ है, सबसे पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा जीन चाहिए, उसे अलग करना पड़ेगा, ठीक। तो डिजायर्ड जीन को सबसे पहले आइसोलेट करते हैं, तो डीएनए आइसोलेशन पहला स्टेप होता है। डीएनए कट करने का स्टेप क्या कहलाता है, तो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कहलाता है। रिस्ट्रिक्शन मतलब काटना भाई, ठीक है। डीएनए इंसर्ट करने का जो स्टेप होता है उसे क्या कहते हैं, तो लाइगेशन, जोड़ना। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, जोड़ता है। तो इंसर्ट करने का जो स्टेप होता है उसे लाइगेशन कहते हैं। होस्ट सेल में डीएनए की एंट्री कराना, यानी जो सेल है उसमें वेक्टर लेके आएगा डीएनए को, और डीएनए की एंट्री करा देना, क्या कहलाता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ये सब कलम पढ़ा चुके हैं भाई, ठीक है। जीन की कॉपी बनाना, उसकी जैसी कॉपी बनाना क्लोनिंग कहलाता है। फॉरेन डीएनए को क्या कहते हैं, तो इंसर्ट डीएनए, जो आके इंसर्ट हो जाता है उसे हम लोग इंसर्ट डीएनए भी कहते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, क्या करता है जो होस्ट ऑर्गेनिज्म, तो ये जीन एक्सप्रेस करता है। होस्ट मतलब जिस पे काम किया जा रहा है, मेजबान, और गेस्ट मतलब मेहमान जो लेके आ रहे हैं। तो ये जो जीन होगा उस पे काम करेगा, जीन को एक्सप्रेस करेगा, व्यक्त करेगा, बताएगा कि ये वाली जीन में दिक्कत है, ये वाली जीन में गड़बड़ी है, इसे रिप्लेस करने की जरूरत है भाई, ठीक। क्लोनिंग का रिजल्ट क्या होता है, कई सारी कॉपीज हमें मिल जाती हैं। जीन क्लोनिंग का यूज किसमें किया जाता है, तो प्रोटीन के निर्माण में। ये प्रोटीन को प्रोडक्ट करने में जीन क्लोनिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, बता चुके। इंसुलिन के निर्माण के लिए रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है।
इंसुलिन किस ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन का निर्माण होता है रिकॉम्बिनेंट से, किससे करते हैं? तो ई कोली से होता है, बता चुके हैं आपको। बीटी कॉटन क्या होता है? देखो भैया, जो हमने पूरा वन शॉट बनाया उसमें हमने ट्रांसजेनिक फसलों के बारे में नहीं बताया था, यहां थोड़ा सा बता देते हैं। ट्रांसजेनिक क्या होता है? ऐसी फसलों का निर्माण कर लेना जिनमें रोगों से लड़ने की क्षमता हो, ठीक? जैसे बीटी कपास, बीटी बैगन, इस तरीके की जो फसलें बना लेते हैं, ये खुद अपने आप बीमारियों से लड़ते रहते हैं और बहुत अच्छे किस्म की फसलें होती हैं, और ये सब बायोटेक्नोलॉजी से ही संभव हो पा रहा है। तो ट्रांसजेनिक फसल जो है वो उनमें ही बीटी कॉटन आता है, चाहे वो बीटी बैगन हो, कपास हो, बहुत सारी बीटी टाइप की फसलें आती हैं, और इनकी खासियत ये होती है, ये अपने अंदर, इनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है भाई, ठीक है। वैक्सीन डेवलपमेंट किस टेक्नोलॉजी से होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही वैक्सीन डेवलपमेंट करते हैं। कल हमने उपयोग भी बताए थे कि जीन डेवलपमेंट के उपयोग क्या हैं। तो वैक्सीनेशन हो गया, अच्छे किस्म की फसलें तैयार करना हो गया, ये दवाइयां बनाना हो गया, ये सब होता है। डिजीज डायग्नोसिस किससे होता है? तो डीएनए टेक्नोलॉजी से ही, बीमारी पर ही भी काम हम लोग करते हैं। एग्रीकल्चर में क्या इस्तेमाल होता है इसका? तो अच्छी फसलें बनाना, इंप्रूव्ड क्रॉप्स बनाना, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा स्टिकी एंड्स किस में हेल्प करते हैं? तो स्टिकी एंड क्या करेंगे? चिपकाने के काम आएंगे, डीएनए को जोड़ने के काम आते हैं। जो भैया खत्म एंड होते हैं, जिनमें धार वार कुछ नहीं रह जाती ना, मतलब जो ब्लंट एंड्स होते हैं, वो किस में काम आते हैं? तो स्ट्रेट कट डीएनए, सीधे कटे हुए होते हैं, इनमें कोई भी हैंग पार्ट नहीं होता और ये आपस में जुड़ नहीं पाते हैं भाई, ठीक। प्लाज्मिड रेप्लिकेशन कहाँ होता है? तो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन मतलब उसके जैसा बनाना, तो ये बैक्टीरिया में होता है, क्योंकि एक्चुअल में प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया का ही डीएनए पार्ट है। डीएनए लाइगेस किस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है? तो जो लाइगेशन होता है, जोड़ने का काम होता है, उसमें लाइगेस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मेन यूज क्या होता है? तो बायोटेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो दवाइयों में हो, अभी हम सारी चीजें आपको बता चुके हैं। आर डीएनए क्या होता है? तो अभी आपको बताया। सी डीएनए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, आर डीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। सी डीएनए का पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? तो कैरियर डीएनए, यानी एक्चुअल में वेक्टर मान लिया प्लाज्मिड है, वो भी है तो डीएनए ही, बैक्टीरिया का डीएनए है, लेकिन वो ले जाने का काम कर रहा है। कैरियर का मतलब होता है, देखो करियर और कैरियर में फर्क है। करियर का मतलब होता है आपका भविष्य, आप क्या चुन रहे हो, आपका पैशन क्या है, उसे करियर बोलते हैं। और कैरियर का मतलब है ढोने वाला। जैसे पहले ट्रकों पे हम देखते थे गुड्स कैरियर, तो हमें लगता था अच्छा भविष्य, नहीं, गुड्स मतलब सामान और कैरियर मतलब ढोने वाला। तो गुड्स कैरियर मतलब जो सामान ढो के ले जा रहा है उसे हम लोग गुड्स कैरियर, इसलिए ट्रकों पे लिखा होता है। तो पहले हो सकता है कुछ लोग अभी भी सोचते हो, तो कैरियर डीएनए मतलब ले जाने वाला डीएनए होता है। जीन गन किस में यूज करते हैं? तो पौधों में इस्तेमाल करते हैं, शूट करके, अभी आपको बता चुके हैं। ट्रांसडक्शन किस में होता है? तो वायरस में होता है, ये भी बता चुके हैं। जब वायरस की सहायता से ट्रांसफर कराया जाता है तो उसे ट्रांसडक्शन बोलते हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है? तो ये भी बता चुके हैं, बैक्टीरिया में होता है भाई, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। उसके अलावा इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है? ये भी बता चुके हैं, इलेक्ट्रिक पल्स होती है जिससे भैया जगह खुलती है, डीएनए एंटर करता है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब जीन मैनिपुलेशन। मॉलिक्यूलर आणविक कैची किन्हें कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहते हैं। डीएनए को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता? उल्टा, तो उसे हम लोग कहते हैं बनाने वाला एंजाइम क्या है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहलाता है। सबसे कॉमन वेक्टर कौन सा है? प्लाज्मिड है। वायरस से रिलेटेड वेक्टर कौन सा है? तो बैक्टीरियोफेज वेक्टर है भाई, ठीक। जीन थेरेपी से सही करने वाली कोई एक बीमारी, तो SCID खूब पूछी जाती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की खोज किसने करी? पॉल बर्ग ने करी। स्टिकी एंड्स काहे में मदद करते हैं? डीएनए को चिपकाने में मदद करते हैं। ब्लू कॉलोनी कैसी होती है? नॉन रिकॉम्बिनेंट होती हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किस फील्ड का पार्ट है? तो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। इंसुलिन के निर्माण के लिए ई कोली एंजाइम का हम लोग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या बनता है? तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी ट्रांसजेनिक पौधे बनते हैं जो हम लोगों को, जिनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। जीन ट्रांसफर का मेन पर्पस क्या होता है? तो डिजायर्ड ट्रेट, जो लक्षण, जो गुण, ट्रेट माने गुण, जो गुण हमें चाहिए है, जो हमारी इच्छा है, डिजायर्ड मतलब जो इच्छा है उसे प्राप्त करने के लिए जीन ट्रांसफर करते हैं। जीन क्लोनिंग से क्या बनता है? कई सारी जीन की कॉपी बनती है। डीएनए कट करने वाले एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करते हैं। डीएनए ज्वाइन करने वाले एंजाइम को डीएनए लाइगेज कहते हैं। आरएनए से डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जीन थेरेपी की बीमारी SCID, ये बहुत बार आया क्वेश्चन, इसका मतलब कई पेपरों में आया हुआ है भाई, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मेन यूज क्या होता है? तो प्रोटीन का निर्माण करना, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इस्तेमाल क्या है जरा बताना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इस्तेमाल क्या है बताइए? तो एक तो प्रोटीन का निर्माण करना है, साथ ही साथ एक और भी हमने आपको बता रखा है कि
अच्छे से अच्छा डीएनए जब बनेगा तो जो हमें लक्षण चाहिए, जो हमें गुण चाहिए, वो गुण हम लोग अडॉप्ट कर पाएंगे भाई। ठीक। विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जो डीएनए को काटने के लिए, हिंदी में आपने 12th में पढ़ा होगा, डीएनए पुनर्योगज तकनीक, काटने पीटने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से काटा पीटा जाता है डीएनए को। विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सी डीएनए सिंथेसिस, जो सी डीएनए सिंथेसिस होती है, सी डीएनए को बनाने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का प्रयोग करते हैं सी डीएनए को बनाने के लिए। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पॉल बर्ग जो हैं ये मेरे भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर हैं। पीसीआर, पीसीआर जो है इसका पूरा नाम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर का पूरा नाम होता है। हु इन्वेंटेड पीसीआर टेक्निक, पीसीआर टेक्निक को किसने बताया, किसने खोजा भैया, तो कैरी मुलिस नाम था इनका, कैरी मुलिस ने पीसीआर टेक्निक के बारे में बताया। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, जीनों का मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ नया प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। नाम ही पता चला, जीन से रिलेटेड इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, तो इंटरफेरॉन्स एंटीवायरल प्रोटीन्स ही होते हैं जिन्हें हम लोग इंटरफेरॉन्स कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ बाईएसी, बाईएसी का पूरा नाम क्या होता है, तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हम लोग बाईएसी को कहते हैं। फुल फॉर्म खूब पूछ ली जाती है भैया, क्योंकि कठिन कठिन होती हैं तो आदमी फंस जाता है, पता होना चाहिए भाई। ठीक। द टर्म प्लाज्मिड, 9th क्लास से आप प्लाज्मिड्स पढ़ते आ रहे होगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। द टर्म प्लाज्मिड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी जो प्लाज्मिड टर्म है वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो भैया जोशुआ लीडरबर्ग करके इनका नाम है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा नाम होता है, लेकिन आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो इतना तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। विच एंजाइम इज यूज्ड टू जॉइन टू फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए एंड टू सील द गैप्स बिटवीन देम, दो डीएनए को जोड़ने के लिए, उनके गैप को खत्म करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम का हम लोग प्रयोग करते हैं। द प्रोसेस यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल, सभी को पता है डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बनता है, कई न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ते चले जाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही डीएनए कह देते हैं या आरएनए कह देते हैं। तो भैया ये जो ऑर्डर है इसे पता करने के लिए जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, इसे डीएनए सीक्वेंसिंग हम लोग कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डेवलप करी, तो एलेक्स जेफरे ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया था, आपने पढ़ रखा होगा 10th में भी 12th में भी। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए को इधर उधर रिकॉम्बिनेशन जो टेक्नोलॉजी है, द टर्म सी डीएनए इज यूज्ड फॉर, काहे के लिए इस्तेमाल किया जाता है सी डीएनए, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि भैया मतलब वो चीज जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को ही हम लोग सी डीएनए कह देते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, किसी बाहर के डीएनए को भैया इनटू एन एनिमल सेल, किसी एनिमल की कोशिका में डालना क्या कहलाता है, तो ट्रांसफेक्शन कहलाता है। किसी बाहर के डीएनए को किसी जानवर की कोशिका में डालना ट्रांसफेक्शन कहलाता है। माइक्रो इंजेक्शन इज अ मेथड, माइक्रो इंजेक्शन क्या मेथड है, तो इंजेक्शन अ सॉल्यूशन ऑफ डीएनए, डीएनए के सॉल्यूशन को इनटू द न्यूक्लियस ऑफ सेल, किसी कोशिका में, वो जानवर की कोशिका हो जिसकी भी है, कोशिका के न्यूक्लियस में डालना क्या कहलाता है, माइक्रो इंजेक्शन कहलाता है। PUC19 क्या है, तो ये एक प्लाज्मिड वेक्टर होता है PUC19। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, पढ़ रखा है सब 12th क्लास में, द ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइड बाय जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जो जीन को हम लोग मॉडिफाइड कर देते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अ प्लाज्मिड कंसिस्टिंग ऑफ इट्स ओन डीएनए, वो प्लाज्मिड जिसके पास अपना खुद का डीएनए है, विद एन इंसर्टेड फॉरेन डीएनए, जिसमें एक प्लाज्मिड है, खुद का डीएनए है और साथ साथ में उसमें बाहर से भी कोई डीएनए ऐड कर दिया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहते हैं, क्योंकि उसका रिकॉम्बिनेशन हो चुका है बाहर का कुछ मिलाने से। द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन देखो, इंसुलिन की बात करी जा रही है, इंसुलिन क्या है, प्रोटीन ही है भाई, ठीक है। तो इंसुलिन प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो कितनी होती हैं, तो 2 पाई जाती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। द फर्स्ट लाइसेंस्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो पहला लाइसेंस प्रोडक्ट बनाया गया
जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी उसे बना के जो नोन है वो इंसुलिन ही है भाई, ठीक है। एडीए का पूरा नाम क्या होता है? तो एडेनोसिन डीएमाइनेज, ठीक है। क्या नाम है? एडेनोसिन डीएमाइनेज। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ वायरस? वायरस की ग्रोथ को रोकने के लिए कौन से एंजाइम होते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एससीपी का पूरा नाम सिंगल सेल प्रोटीन एससीपी का पूरा नाम होता है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड द रॉयल डिजीज? रॉयल डिजीज कौन किसे कहा जाता है? तो भैया हीमोफीलिया, सभी को पता है, बीमारी होती है जो उसमें सेल्स वगैरह की कमी हो जाती है, हीमोफीलिया एक रॉयल डिजीज कही जाती है। सुपर कंप्यूटर की खोज किसने करी? किसी इंडियन साइंटिस्ट, तो परम था, सभी को पता है। अ पीस ऑफ आइकन और इमेज ऑन अ वेब पेज एसोसिएटेड विद अनदर वेब पेज। देखा होगा कहीं पे हो, वहां पे अगर कोई लिंक दिखाई दे रहा हो जिससे क्लिक करके आप किसी दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाओ तो उसे हाइपर लिंक कहते हैं। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं भाई, और ये पेपर में आ जाती हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पेपर में आए हुए ही क्वेश्चन यहाँ पे हमने लगाए हैं। लैन और वैन क्या होता है? लैन का नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस ए? कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल ए सिलेक्ट टू ऑल के लिए। तो सबको सिलेक्ट कर टू सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। हु इज द फादर ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स? जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स होते हैं इसके फादर कौन है? तो इसके फादर होते हैं मार्गरेट डे हाफ, ठीक है, होते नहीं हैं। HTTP सभी ने को पता ही होगा। HTTP किससे कनेक्टेड है? तो कंप्यूटर से कनेक्टेड है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर द ब्लड ग्लूकोज एंड शुगर लेवल? जो ब्लड ग्लूकोज को नापता है, शुगर लेवल्स को नापता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बायोसेंसर कहते हैं हम लोग। और माइक्रो इंजेक्शन इज सुइटेबल फॉर? जो माइक्रो इंजेक्शन है उसका क्या काम है? इंजेक्टिंग एन स्पर्म। स्पर्म को इस्तेमाल करेंगे काहे में डालने के लिए? ओवरीज से जो ओवम निकलता है इनटू द ओवम इन आईवीएफ। जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है बच्चे वगैरह पैदा करने के लिए, तो जो ओवरीज से ओवम निकलता है उसमें भैया स्पर्म को इंजेक्ट करा जाता है और आगे का जो प्रोसेस है बच्चे वगैरह पैदा होने का वो चलता रहता है भैया, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में, एक नए साल के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। डे 1 होने वाला है आज। अगर आपका 4th सेमेस्टर का जूलॉजी का पेपर ऑब्जेक्टिव है, इस सीरीज के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप 75 में 75 का पेपर करके आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं भैया, फटाफट से डेली आपको वीडियो मिला करेगी भाई, ठीक। पहला जो क्वेश्चन हमने उठाया है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट मतलब पुनर्योगज। जो तकनीक आपने पढ़ रखी है, पुनर्योगज डीएनए जो टेक्नोलॉजी आपने पढ़ रखी है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? हमने पहले भी आपको बताया, चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, ठीक, चाहे जीन थेरेपी हो गई, चाहे डीएनए पुनर्योगज तकनीक हो गई, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हो गई, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव भी है तब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनसे शॉर्ट भी बनते हैं, लॉन्ग भी बनते हैं और ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। तो दो अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ना यानी डीएनए को रिकंबाइन करना, इसी को तो कहेंगे रिकंबिनेंट टेक्निक मेरे भाई, ठीक है। तो दो अलग अलग डीएनए को जोड़ने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? तो भैया रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट कर देना, रोक देना, काट देना। जैसे आपके पिताजी कहें अगर 8 बजे के बाद घर से बाहर निकले टांगे काट डालें, टांगे, तो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया ना, आपके टाइम को कट कर दिया, 8 ही बजे तक जा सकते हो। तो उसी तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पर काटने का काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भाई, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को और किस नाम से जानते हैं? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी कहते हैं। उसके बाद डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए कौन से एंजाइम का इस्तेमाल होता है? देखो टेक्नोलॉजी तो ये होती है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, लेकिन कौन से एंजाइम के जरिए टेक्नोलॉजी लगाई, कौन से एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं? तो डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ा जाता है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्लोनिंग वेक्टर का मेन रोल क्या होता है? तो भैया क्लोन आपने सुना हुआ है, क्लोन मतलब रेप्लिका, उसके जैसा। तो जीन को होस्ट सेल में ट्रांसफर करना, सीधी सी बात है। एक देखो होस्ट होता है, एक गेस्ट होता है। होस्ट का मतलब जो मेजबान है, जो प्रोग्राम को करा रहा है, तो जहां पे सारी चीजें होंगी, जोड़ा गांठी होगी, वो होस्ट सेल, होस्ट कोशिका कहलाएगी। और जीन को इस कोशिका में ट्रांसफर करना पड़ेगा भाई, वहीं पे सारी गतिविधि होगी। तो क्लोनिंग वेक्टर का रोल होता है जीन को ट्रांसफर करना वहां पे, ठीक है।
अगर सबसे कॉमन क्लोनिंग वेक्टर की बात करें तो प्लाज्मिड होता है सबसे कॉमन क्लोनिंग वेक्टर। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है। प्लाज्मिड कहां पाया जाता है? तो प्लाज्मिड भैया बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सब कनेक्टेड क्वेश्चन है। फिर जीन क्लोनिंग का पहला स्टेप क्या होता है? जीन होस्ट सेल है, उसमें हम जीन को भेज रहे हैं, तो जीन क्लोनिंग के लिए क्लोनिंग का मतलब क्या? क्लोनिंग का मतलब उसके जैसी कॉपी बनाना। हमारे जमाने में शक्तिमान आता था, हमने बताया था पिछली वीडियो में, तो शक्तिमान को डॉक्टर जयकाल बंद करता था, उसके जैसा दूसरा शक्तिमान आ जाता था, क्लोन बना देता था। तो जीन क्लोनिंग का पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ जीन। जिस जीन का आपको क्लोनिंग करनी है उस जीन को पहले अलग करना पड़ेगा, उसका आइसोलेशन करना पड़ेगा। आइसोलेशन का मतलब अलग करना होता है भाई, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? तो अभी हमने आपको बताया कि एक होस्ट सेल, होस्ट कोशिका होगी जिसके अंदर हमें भैया जीन को, इन सब चीजों को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करना, इंट्रोड्यूस करना, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जीन थेरेपी का क्या अर्थ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जीन चिकित्सा का काम क्या है? भैया सरल भाषा में कहें तो जीन खराब हो गई है, और जीन खराब होने से बीमारियां हो गई हैं। तो भैया जो खराब जीन है, जो फॉल्टी जीन है, जो गलत जीन हो गई है, उसे करेक्ट जीन से रिप्लेस कर देना ही क्या कहलाता है? जीन थेरेपी कहलाता है। जीन थेरेपी का यूज क्यों होता है? तो जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए। जो जीन्स खराब हो गई हैं, जिनमें डिसऑर्डर हो गया, उन्हें ठीक करने के लिए जीन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। जीन क्लोनिंग का फाइनल एम क्या होगा? तो क्लोनिंग का काम क्या है भैया? फाइनल एम क्या है? तुम भैया उसकी कॉपी बनाना चाह रहे हो तभी क्लोनिंग कराओगे, तो जीन का मल्टीपल कॉपी बनाना ही जीन क्लोनिंग का फाइनल एम होता है भाई, ठीक। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इतनी सारी बात हो रही, तो इसके फाउंडर कौन थे? तो पॉल बर्ग इसके फाउंडर थे। जीन क्लोनिंग के सबसे कॉमन होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? सबसे ज्यादा जो होस्ट इस्तेमाल करा जाता है जीन क्लोनिंग के समय वो ई कोलाई होता है भाई, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? तो आपको पता ही है, रिकम्बिनेंट जो डीएनए होगा उसे होस्ट सेल में प्रवेश कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे, एंट्री कराएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। सिलेक्टेबल मार्कर का यूज काहे के लिए होता है? तो जो रिकॉम्बिनेंट वाली कोशिका है, सेल है, यानी जिसके संग में भैया पुनर्योगज करा गया, छेड़छाड़ करी गई, उसे पहचानने के लिए सिलेक्टेबल मार्कर, नाम ही है उसका, मार्क करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर में कौन सा फीचर जरूरी है? तो भाई क्लोनिंग वेक्टर के अंदर सिलेक्टेबल मार्कर होना जरूरी है, क्योंकि इसी से सिलेक्ट करेंगे, इसी से पहचानेंगे, पूरा क्लोनिंग का प्रोसेस इसी से होगा। तो क्लोनिंग वेक्टर में यह सिलेक्शन प्रोसेस होना जरूरी है। डीएनए लाइगेज का रोल क्या होता है? तो ऊपर भी यह क्वेश्चन आ चुका है। जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज का यूज करा जाता है। इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी को हम लोग डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक या टेक्नोलॉजी कहते हैं भाई, ठीक। स्टिकी एंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? स्टिकी मतलब होता है चिपकने वाले। तो भैया जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? अभी आपको बताया, जो काट देगा, तो जब कट करेगा तो उससे किनारे बनेंगे, वो जो किनारे होंगे वो चिपचिपे होंगे, स्टिकी होंगे। तो स्टिकी जो एंड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से भाई, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग किस फील्ड से जुड़ी हुई है? तो बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किस मॉलिक्यूल से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए भैया, डीएनए से संबंधित है। क्यों? क्योंकि नाम ही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम आपको बता चुके हैं कि भैया एक डीएनए होता है, उसे हम लोग काटते हैं, अलग करते हैं, एक कोई बढ़िया डीएनए ढूंढते हैं, बढ़िया जीन ढूंढते हैं, उसे लाते हैं वेक्टर की मदद से, लाके इसमें इंसर्ट कर देते हैं और नए तरीके का डीएनए प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं भाई। फॉरेन जीन जिस सेल में डाला जाता है उसे क्या कहते हैं भैया? तो एक होस्ट सेल होगा भैया, जो मेजबानी कर रहा है, जहां से हम लेके आके कोई चीज इसे दे रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेजबान कहते हैं। तो उस सेल को हम लोग होस्ट सेल कहेंगे भाई, ठीक है। डीएनए को काटने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बता चुके हैं आपको। जोड़ने वाले एंजाइम लाइगेज एंजाइम कहलाते हैं। जीन ट्रांसफर के लिए जो वेक्टर हम लोग यूज करते थे, ये भी पढ़ाया है डिस्क्रिप्टिव में। सबसे कॉमन वेक्टर कौन सा होता है? तो प्लाज्मिड वेक्टर सबसे कॉमन वेक्टर होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के पायनियर, यानी ओवरऑल पायनियर का मतलब होता है अन्वेषक, शुरुआत करने वाले कौन थे भाई? तो ये कोहेन थे, जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में शुरुआत की भाई, ठीक। फिर क्वेश्चन है, डीएनए का मोनोमर क्या है? मोनोमर समझते हो भाई क्या होता है? जिससे मिलकर बना होता है। जरा समझो, एक मतलब मोनोमर, बहुत सारे मिल जाएंगे तो उसे पॉलीमर कहेंगे। सबको पता है डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड में मेरे भाई बेस होता है, शुगर होती है, ठीक, और साथ में क्या होता है? फास्फेट ग्रुप होता है।
जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो उसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और जब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तो उन्हें हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं भैया, ठीक। तो इस तरीके से डीएनए का जो मोनोमर है वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। जब ये मिलते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं जिसे हम लोग डीएनए कहते हैं भाई, ठीक। जीन किसका यूनिट है भैया, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। आनुवंशिकता की इकाई, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो वो जीन है। माता पिता के जीन्स ही बच्चों में पहुंचते हैं, जिनकी वजह से अगर पिताजी लंबे हैं तो बच्चा कह रहा लंबा हो जाएगा, पिताजी गोरे हैं तो बच्चा गोरा, क्योंकि वो जीन्स पहुंचे हुए हैं। तो हेरिडिटी का मतलब आनुवंशिकता की जो बेसिक यूनिट है वो जीन्स है भाई, ठीक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, 9th से पढ़ते चले आ रहे हैं, वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां रहती है, तो सबको पता है। लोग कहते हैं अपने पिताजी को अगर पता करना है कि ये तुम्हारे पिताजी हैं कि नहीं, तो डीएनए टेस्ट करा लो। तो डीएनए के अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम मेरे भाई आरडीएनए भी बोल देते हैं हम लोग। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि आर फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी जिसमें डीएनए से छेड़छाड़ हो जाए, अच्छी जीन लाके उसमें हम लोग इंक्लूड कर दें, अच्छा डीएनए बनाएं, उसे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। डीएनए क्लोनिंग किस टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है, क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, हमने आपको समझा रखा है, डिटेल में बता रखा। क्लोनिंग का मतलब उसके जैसा रेप्लिका, उसके जैसी कॉपी बना देना। हमने आपको शक्तिमान का उदाहरण भी दिया था। तो भैया रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से ही आप डीएनए की और बहुत सारी कॉपीज क्लोनिंग बना सकते हो। यह भी बताया था प्लाज्मिड कहां पाया जाता है, तो भैया प्लाज्मिड एक्चुअल में बैक्टीरिया ही होता है। बैक्टीरिया का डीएनए प्लाज्मिड होता है मेरे भाई, तो ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। वेक्टर का मेन फंक्शन क्या होता है, वेक्टर मतलब संवाहक, ले जाने वाला। तो ये क्या करता है भैया, जो इच्छित जीन होता है उसे लेके आता है, यानी ये ट्रांसफर करने का काम करता है। तो इसका मेन फंक्शन ट्रांसफर होता है। लाइगेस किस प्रकार का एंजाइम है, तो लाइगेस मतलब क्या, जहां लाइगेस शब्द आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोड़ने का काम करता है, ज्वाइनिंग का काम करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कहां काटते हैं, तो हमने आपको बताया था स्पेसिफिक साइट्स पे काटते हैं, और इस तरीके से काटते हैं कि दोनों डीएनए आपस में आकर जुड़ पाए मेरे भाई, ठीक। डीएनए क्लोनिंग किसका रेप्लिकेशन है, वो सॉरी जीन क्लोनिंग, तो सीधी सी बात है, क्लोनिंग मतलब जीन की और कॉपी बनाना। तो किसका रेप्लिकेशन होगा, जीन का रेप्लिकेशन होगा, जीन की और कॉपीज बनेगी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसका कॉम्बिनेशन है, तो अभी हमने आपको बताया भैया जीन से जो मतलब एक जीन ये है, एक दूसरा जीन कहीं किसी का लेके आ रहे हैं, मिला रहे हैं, बना रहे हैं, नया डीएनए डेवलप कर रहे हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसका कॉम्बिनेशन है, जीन्स का कॉम्बिनेशन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग किस लेवल पे काम करती है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर, अणुओं को जोड़ना, काटना, ठीक है, ये सारे काम करना, ये मॉलिक्यूलर लेवल पर जेनेटिक इंजीनियरिंग काम करती है। डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है, तो न्यूक्लियस में होगा, उसके नाभिक में होगा, सीधी सी बात है। आरएनए सिंथेसिस किस प्रोसेस में होती है, ये भी हमने आपको बताया था कि भैया आरएनए का बनना, बल्कि कहते हैं डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता था, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता था। और अगर उल्टा बनाते थे हम लोग आरएनए से डीएनए, तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस हम लोग कहा करते थे भाई, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस किस प्रोसेस से होता है, तो प्रोटीन के निर्माण को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। जीन एक्सप्रेशन किस मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, जीन को व्यक्त करना भी प्रोटीन से ही रिलेटेड है मेरे भाई, ठीक है। उसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग का आधार क्या है, तो डीएनए है। डीएनए को ही हम लोग रिकंबाइन कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, तो इसका आधार ही डीएनए है। रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, तो रिकंबाइन का मतलब क्या, कुछ अच्छा कर देना, कुछ मॉडिफाई कर देना। तो जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है उसे ही हम लोग रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म कहते हैं भाई, ठीक। होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन होता है, जो एक्सप्रेस कर रहा है कि भैया हम घिनौने हैं, हमें रिप्लेस करो, हमारे अंदर ये दिक्कत है, तो जो एक्सप्रेशन दिखा रहा है उसे ही हम लोग होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या बदल जाता है, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन में जीन बदलेगा, जीन का पूरा स्ट्रक्चर बदलेगा, यानी पूरे का पूरा जीनोम स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है भाई। डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लाइगेशन कहलाती है। काटने की प्रक्रिया रेस्ट्रिक्शन कहलाती है। क्लोनिंग किसका प्रोडक्शन, क्लोनिंग का मतलब उसके जैसी और मल्टीपल कॉपीज बनाना, तो कॉपीज के प्रोडक्शन को क्लोनिंग कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किस सेंचुरी में डेवलप हुई, तो 20वीं सेंचुरी में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ, सरल भाषा में शुरुआत हुई। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन लक्ष्य क्या है, तो भैया जीन्स को इंप्रूव करना, उनकी जो क्षमता है उसे बढ़ाना, तो इंप्रूवमेंट इसका मेन लक्ष्य होता है भाई, ठीक। डीएनए को जो जीन है उस इंसर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कि जीन आप ले तो आए, वेक्टर ले तो आया, लेकिन अब उसे इंसर्ट कराना है। इंसर्ट कराने के लिए हमने आपको बहुत सारी, भैया हम बार बार कह रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वीडियो बहुत बड़ी नहीं है यार, 15-20 मिनट की एक वीडियो है, तो 8 यूनिट है, मतलब मुश्किल से 3-4 घंटे का कंटेंट होगा, उसे देख लो। ये सारे जो हम ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं ये देख लो,
देखो मजा फिर, यानी ओवरऑल बात कर, जिन्होंने कोर्स में भी ले रखा है, अभी देखना आप उसमें कितनी आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ वगैरह देंगे, तो घबराओ नहीं। पेपर आपके देखो, अगर आप एमजेपी आरयू से हो तो पेपर आपके अप्रैल बल्कि मई में होंगे, आप देख लेना। और भी कोई यूनिवर्सिटी है पेपर में स्कीम वगैरह आ रही है, कमेंट करो ताकि हम आपकी और ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकें भाई, ठीक है। डीएनए का शेप तो सबको पता है, डीएनए कैसा होता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से घुमा हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो इसका हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, घुमा हुआ स्ट्रक्चर होता है। डीएनए किस टाइप का मॉलिक्यूल है, तो न्यूक्लिक टाइप का मॉलिक्यूल है, सबको पता है। न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल, तो ये आपने पढ़ा हुआ है। जीन सीक्वेंस किससे बना होता है, तो बेस एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये जो बेसेस हैं इनका जो सीक्वेंस होता है उसे ही हम जीन सीक्वेंस बोल देते हैं। डीएनए में बेस कितने होते हैं, 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन, तो 4 बेस इसमें पाए जाते हैं। एडेनिन किससे बॉन्ड बनाता है, तो ये आपको पहले भी बता चुके हैं मेरे भाई। एडेनिन पेयरिंग, एडेनिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायामीन के साथ, और साइटोसिन यानी जो सी होता है ये बनाता है जी के साथ में, ऐसे कर सकते हो ATCG, ठीक है। इस तरीके से मेरे भाई बॉन्ड बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शायद केमिस्ट्री में भी काम में आ जाए तो आप पढ़ लेना भाई, ठीक। उसके अलावा जाहिर सी बात है इस यूनिट का नाम ही है एप्लीकेशंस, तो कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, मेडिकल एप्लीकेशन से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये देखिए। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, हमने आपको बताया था, डिस्क्रिप्टिव वीडियो में बताया था कि इंसुलिन के निर्माण के लिए, बल्कि जो पहला मनुष्य के लिए हम लोगों ने इंसुलिन बनाया उसे ह्यूमेलिन बोला, ह्यूमन से बना हुआ इसलिए ह्यूमेलिन बोला। यानी ओवरऑल बात करें तो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन किस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, तो ये प्रोड्यूस होता है ई कोलाई से। जरा समझिए भैया कौन सा बैक्टीरिया है, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन किस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, तो ये बैक्टीरिया है ई कोलाई। ई कोलाई से रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। डायबिटीज किसकी कमी से हो जाता है, तो डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है। सबको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय क्या करता है, इंसुलिन को निकालता है। जब अग्न्याशय सही से इंसुलिन को स्रावित नहीं करता है तब क्या होता है भैया, उसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है भैया, ठीक। पहला रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन कौन सा था, तो अभी आपको बताया मनुष्य से बना इसलिए इसे ह्यूमेलिन कहा गया। वैक्सीन किससे इम्यूनिटी देता है, तो वैक्सीन लगने से होता क्या एक्चुअल में, हमारी बॉडी में एंटीजन प्रोड्यूस हो जाते हैं, और एंटीजन क्या करते हैं, एंटीजन का मतलब क्या, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता आ गई हमारी बॉडी के अंदर। अब क्या होगा, जैसे हम कहते हैं सामने पूरी फौज खड़ी हुई है, उस फौज से मान लिया हमें लड़ना है, तो 2 तरीके हैं, एक तो हम मरें, दूसरा तरीका यह है कि हम क्या करें, एक अपनी सेना खड़ी कर दें। और वो सेना क्या करेगी भैया, उधर से आदमी आएगा तो आपस में मरते जूझते रहो, लड़ते रहो, जैसे तैसे करके हम आराम से टांगे फैला के सोते रहेंगे। तो एंटीजन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बना देते हैं, और जिस वजह से हम आसानी से चीजों से लड़ पाते हैं भैया, ठीक। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस टेक्नोलॉजी से बनी है, तो कल भी हमने आपको एग्जाम्पल के साथ में बताया था। जो लोग भी डिस्क्रिप्टिव वीडियोस देख रहे हो भाई, हम बार बार कह रहे हैं, वहां पर हम वही एग्जाम्पल्स उठा रहे हैं, वही बहुत मतलब हम कह रहे हैं एक समय आएगा जब आपको लगेगा कि सर जी क्या बात करते हैं, वीआईपी नोट्स बना रहे हैं, इतने सिलेक्टेड नोट्स बना रहे हैं। तो जो हेपेटाइटिस वी वाला जो वैक्सीन है वो भी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से ही बन रहा है। जीन थेरेपी किस डिजीज से, तो भैया जो जीन से रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट होंगे, जीन थेरेपी पूरा डिटेल में हमने आपको पढ़ाया हुआ है, तो जीन से रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट होंगे जेनेटिक वाले वो जीन थेरेपी से करे जाएंगे। SCID किस सिस्टम की डिजीज है, तो हमने ये भी आपको इस बीमारी का ही एग्जाम्पल ले रखा है। SCID में क्या होता है, आई फॉर इम्यून, जो हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र है, जो इम्यून सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है इस बीमारी में, तो इसे भी हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग से ठीक कर सकते हैं भाई। फिर हमने आपको बताया था जीन थेरेपी 2 तरीके की होती है, एक सोमैटिक होती है, एक जर्म लाइन होती है। जर्म लाइन वाली मनुष्यों के लिए अलाउ नहीं है, ये सब हमने आपको बताया था। तो जो सोमैटिक जीन थेरेपी होती है इसमें बॉडी सेल्स में होती है, और जो जर्म लाइन जीन थेरेपी होती है वो गेमेट सेल्स में होती है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, तो एक तरीके के प्रोटीन्स ही होते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, जो मनुष्य को ग्रोथ करने वाले हार्मोन्स हैं वो किससे बनते हैं, तो वो भी बनते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से। हीमोफीलिया हमने आपको बताया था, रक्त का थक्का, खून का जो खून जमने का सिस्टम है वो हीमोफीलिया में दिक्कत होने लगती है। तो क्लॉटिंग का रोल है पूरा। तो हीमोफीलिया किस प्रोसेस से संबंधित है, तो क्लॉटिंग से रिलेटेड, रक्त का थक्का नहीं जमता है सही से भाई, ठीक है। उसके अलावा हमने आपको बताया था थेराप्यूटिक प्रोटीन्स किससे प्रोड्यूस होते हैं, तो भैया ये जेनेटिक ही है, रियलिटी है, लेकिन ये गोट से प्रोड्यूस होते हैं, बकरियों से। कल हमने आपको जब वन शॉट पढ़ाया था तो हमने बताया था कि कुछ बकरियां होती हैं जिनमें पूरा प्रोसेस करा के, हालांकि ठीक है एथिकल नहीं है ये, हमने ये भी आपको बताया था कल वन शॉट में, एथिकल नहीं है किसी जीव के साथ में छेड़छाड़ करना, पौधे के साथ में छेड़छाड़ करना, लेकिन ओवरऑल
भैया ये क्या है, जो किससे प्रोड्यूस होते हैं, तो ये जेनेटिक होते हैं और बकरियों में पाए जाते हैं, बकरियों से मिलता है भैया, ठीक है। अभी आगे आपको वो क्वेश्चन दिखेगा। नेचुरल इंसुलिन, ये भी हमने कल पहली लाइन शुरुआत ही यहीं से करी थी वन शॉट की, कि भैया जो सुअर होते थे, गाय होती थी, इनके पैनक्रियाज से हम लोग पहले इंसुलिन को लिया करते थे। तो जो नेचुरल इंसुलिन प्रोड्यूस होता है वो पैनक्रियाज में होता है भैया, ठीक, अग्न्याशय में होता है। अभी हमने आपको बताया अग्न्याशय का निर्माण कहां, अग्न्याशय किसका निर्माण करता है, अग्न्याशय निर्माण करता है इंसुलिन का। जब सही से नहीं कर पाता है तब फिर क्या होता है भैया, हम लोगों को और चीजों की जरूरत पड़ती है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन किस डीएनए से बनते हैं, अभी बताया। जो वैक्सीन बनती है एंटीजन से बनती है, एंटीजन मतलब जो लड़ पाए, जो हमारी बीमारियां हैं उनसे लड़ पाए भाई, ठीक है। जेनेटिक डिजीज किससे होती है, तो म्यूटेशन जब हो जाता है उससे भैया, जीन में जब गड़बड़ी हो जाती है तो जेनेटिक डिजीजेस हो जाती हैं। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन किससे बनते हैं, माइक्रोब, सूक्ष्म जीव बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो रिकॉम्बिनेंट जो प्रोटीन्स होते हैं माइक्रोब से बनते हैं। वैक्सीन क्या एक्टिवेट कर देता है, हमारा इम्यून सिस्टम। कोरोना वायरस हुआ, कोरोना की वैक्सीन लगी, उस कोरोना के रोगाणुओं से लड़ने के एंटीजन हमारे अंदर आ गए, बस इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया। जेनेटिक मेडिसिन का मेन यूज क्या है, तो ट्रीटमेंट करना भाई, सीधी सी बात है। तो ये मेडिकल यूजेस हैं। फिर कुछ खेती बाड़ी में यूजेस, जिसमें हमने आपको बताया था कि ट्रांसजेनिक जो फसलें हैं, जीव हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। तो फॉरेन जीन वाले प्लांट, जो बाहर से जीन लाके पौधों में हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक पौधे कहते हैं। और ये ट्रांसजेनिक पौधे क्या होते हैं, जिसमें रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता है, खरपतवार से लड़ने की क्षमता है, ये सब हमने कीड़ों से लड़ने की क्षमता है, ये हमने आपको बताया। तो उन्हें ट्रांसजेनिक पौधे हम लोग कहते हैं। बीटी कॉटन किससे रेजिस्टेंट है, तो बीटी कॉटन कीटों से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कीट वगैरह इसे खराब नहीं कर पाएंगे, इस तरीके का ये पौधा है। जो बीटी जीन है, ये किस बैक्टीरिया से, हमने कल भी आपको बताया था, वी फॉर बैसिलस होता है। तो बैसिलस बैक्टीरिया से बीटी जीन लिया गया है भाई, ठीक। बीटी टॉक्सिन किसे खत्म करेगा, तो बीटी टॉक्सिन भी कीटों को, यानी कीड़ों को, यानी इंसेक्ट्स को खत्म कर देता है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, ये भी हमने आपको बताया था। हर्बिसाइड का मतलब होता है खरपतवार, अपने संग में जो आलतू फालतू घास है जो उस फसल को नुकसान पहुंचा रही है, उससे रेजिस्टेंट जो फसल होती है वो क्या करती है, हर्बिसाइड्स को खत्म कर देती है, खरपतवार को खत्म कर देती है। गोल्डन राइस किस विटामिन से भरा हुआ होता है, ये भी हमने आपको बताया था। गोल्डन राइस विटामिन ए, जिसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी हो जाती है। आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं एक झापड़ मारेंगे रतौंधी आ जाएगी, यानी दिखाई देना बंद हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। तो विटामिन ए गोल्डन राइस में बहुत ज्यादा होता है। गोल्डन राइस में कौन सा पिगमेंट होता है, तो भैया इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है गोल्डन राइस के अंदर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स में जीन कहां इंसर्ट होता है, तो जो ट्रांसजेनिक फसलें होती हैं उनके जीनोम में, हमने आपको पहले ही बताया, पूरे का पूरा जीनोम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो जो जीन इंसर्ट भी होगा वो भी जीनोम में ही इंसर्ट होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्रॉप यील्ड क्या होती है, हमने बिल्कुल ऐसे ही उसके एडवांटेजेस लिखवाए होंगे कि यील्ड ग्रोथ हो जाती है, यानी जो उपजाऊपन है, जो फसल है उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स, ये भी हमने आपको बताया। पेस्ट फॉर क्या होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं। तो इससे क्या होता है, पेस्टिसाइड का यूज कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर फसल के अंदर खुद इतनी पावर है कि वो कीटों को खत्म कर सके, तो फिर आपको कीटनाशक का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक। क्रॉप इंप्रूवमेंट किस टेक्नोलॉजी से, तो यही टेक्नोलॉजी है भैया जिसे हम लोग जेनेटिक टेक्नोलॉजी कह देते हैं, या फिर हम लोग कह देते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। इंसेक्ट रेजिस्टेंस किस जीन से मिलता है, तो आपको बता रखा है, जितना भी बीटी टाइप की फसलें होती हैं ये सारे के सारे इंसेक्ट रेजिस्टेंस होती हैं, यानी ये कीट मकोड़ों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉस फार्मिंग को क्या बना देते हैं, तो आसान बना देते हैं भाई, सीधी सी बात है। अगर हमें अलग से कोई छिड़काव नहीं करना पड़ रहा है, खुद ही फसल लड़ पा रही है, खरपतवार से लड़ पा रही है, कीट से लड़ पा रही है, तो इजी हो जाएगा फसल काम करना, सीधी सी बात है। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का मेन बेनिफिट क्या है, जो उपजाऊपन है, जो पैदावार है वो बढ़ जाती है भाई, ठीक। गोल्डन राइस किस प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है, तो हमने आपको बताया जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, आंखों से रिलेटेड है, विटामिन ए, उसकी कमी को ये पूरा कर देता है भाई, ठीक। इंडस्ट्रियल एंजाइम किससे प्रोड्यूस होते हैं, तो अभी आपने आपको बताया भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सूक्ष्म जीव। आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा, सूक्ष्म जीवों की भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो एंजाइम को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। एमाइलेज किस इंडस्ट्री में, तो एमाइलेज जो एंजाइम है वो फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। प्रोटीएज जो है वो डिटर्जेंट में इस्तेमाल होता है। लाइपेज भी फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा पेनिसिलिन हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, फ्लेमिंग ने इसकी खोज करी थी। फ्लेमिंग क्या होता है, पेनिसिलिन क्या होता है, एक एंटीबायोटिक है, यानी प्रतिजैविक है, जो जीवों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर लेके आएगा भाई, ठीक है। एंटीबायोटिक
किसे खत्म कर देंगे? बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे। बायो एथेनॉल क्या है ये भी हमने आपको बताया था। बायो एथेनॉल एक बायोफ्यूल है, और बायोफ्यूल क्या होता है? जो एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, जिसे हम लोग रिन्यू कर सकते हैं भैया, वो बायोफ्यूल है भाई। ठीक, तो बायोडीजल किस प्रकार की एनर्जी है? तो सीधी सी बात है, जिसे रिन्यू करा जा सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी है। फर्मेंटेशन किस प्रोसेस में होता है? फर्मेंटेशन क्या है? किण्वन, दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरका बनना, शराब बनना, ये सब कैसे हो रहा है? किण्वन से ही तो हो पा रहा है। तो फर्मेंटेशन भी एक प्रोसेस है जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस है भाई। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज किस पर डिपेंड करती हैं? माइक्रोब्स पर, सूक्ष्म जीवों पर डिपेंड करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, पॉल्यूशन रिमूवल प्रोसेस, ये भी हमने आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो जिसने देखी है कमेंट में बताओ, लिखो, बाकी बच्चों को भी हौसला मिले भाई कि अगर डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखी है तो ये सारे हमने वहां पर इस्तेमाल किए हुए हैं कि भैया अगर आपको पॉल्यूशन से बचना है तो भैया पॉल्यूशन को रिमूवल करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? बायो रेमेडिएशन बोलते हैं भैया इसे। ठीक है, और ये हमने वहां पर भी आपको बताया हुआ है। ऑयल स्पिल्स क्लीन करने के लिए ये भी हमने एज इट इज एग्जांपल लिया हुआ था कि भैया बैक्टीरिया का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स को खत्म करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो बहुत तरीके से हमारे लिए कारगर है भाई। ठीक, जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, यानी जो कूड़ा कचरा प्रबंधन है, इस सब के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो जितने, अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, पॉल्यूएंट्स जो ब्रेक डाउन है, यानी जो पोल्यूशन करने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें खत्म करना, डिग्रेड करना, देखो शब्द आ गया ऑटोमेटिक, तो उसे डिग्रेडेशन कह देते हैं, नष्ट कर देना, ब्रेक डाउन कर देना, खत्म कर देना। एनवायरमेंटल क्लीनिंग प्रोसेस क्या है? तो भैया बायो रेमेडिएशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। आप क्लीन करिए चीजों को। वेस्ट मैनेजमेंट का एम क्या है? तो ट्रीटमेंट, यानी जो कचरा प्रबंधन है उसे हम प्रबंधन करके बाकी जो बीमारियां हैं उन पर फर्क पड़ सकता है, ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल बेस्ड ट्रीटमेंट में क्या यूज होता है? तो माइक्रो सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है। पोल्यूशन रिडक्शन में जो प्रोसेस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करती है? तो क्लीनिंग करने में मदद करती है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का टूल क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए अपने काम में आती है। उसके अलावा फॉरेन जीन वाले एनिमल क्या कहलाते हैं? अभी प्लांट्स की बात करी थी, अब एनिमल की बात करिए। फॉरेन जीन वाले जो एनिमल होते हैं उन्हें भी हम लोग ट्रांसजेनिक ही बोलेंगे, यानी बाहर से जीन उनमें पड़ी हुई है, ट्रांसजेनिक बोलेंगे, और इनमें भी रोगों से लड़ने की क्षमता होगी भाई। ठीक है, रिसर्च में सबसे कॉमन ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है? तो भैया चूहे का इस्तेमाल किया गया। ट्रांसजेनिक एनिमल का मेन यूज क्या होता है? उनके ऊपर रिसर्च करी जाती है, देखते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या है। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? प्रोटीन, और हमने आपको बताया था जो बकरियां होती हैं उनके दूध में प्रोटीन पाया जाता है। ये देखिए, मेडिसिन प्रोड्यूसिंग एनिमल का एग्जांपल क्या है? तो वो गोट यानी बकरियां ही हैं भाई। ठीक है, मेडिसिन 2 बार आ गया। जीन इंसर्ट करने जो एनिमल है वो क्या बन जाता है? तो जब उसमें जीन आप बाहर से डाल दोगे तो वो ट्रांसजेनिक हो जाएगा भाई। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग किस फील्ड में यूज होती है? बायोटेक्नोलॉजी में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किस लेवल पर? तो मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करती है, बता चुके हैं। जीन ट्रांसफर किस मॉलिक्यूल से रिलेटेड है? तो डीएनए से रिलेटेड है। डीएनए को काटेंगे, जोड़ेंगे, यानी जो जीन ट्रांसफर है वो डीएनए से ही कनेक्टेड है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का फ्यूचर क्या माना जाता है? तो हमने जहां पर वन शॉट खत्म किया था डिस्क्रिप्टिव वाला, वहां पे बताया था कि भैया ये रेवोल्यूशन है। अगला आज का क्वेश्चन हम लोग उठाने वाले हैं, इम्यूनिटी का क्या अर्थ है? भैया ये जो क्वेश्चन है, ये शब्द जो है ये आपने कोरोना में बहुत सुना होगा, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता। ठीक, तो जब भी कभी कोई वायरस आ जाता है तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, इसे ही हम लोग इम्यून सिस्टम यानी इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी का क्या मतलब है? बीमारियों से, डिजीज से लड़ने की क्षमता इम्यूनिटी कहलाती है। बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी है? तो सबसे पहला डिफेंस क्या करेगी? तुम्हारी जो त्वचा है वो तुम्हें बचाने का काम करेगी। तो जो स्किन होती है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो म्यूकस झिल्ली होती है, ये सबसे पहला हमारे पास डिफेंस है जो हमें बचाने का काम करती है भाई। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? तो 2 हो गई, एक इनेट इम्यूनिटी हो गई, एक एडेप्टिव। एड का मतलब ही बाद में मिली, काढ़ा वाड़ा पी रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी आएगी। और इनेट इम्यूनिटी कैसे आएगी? इनेट का मतलब जो बचपन से, मम्मी से मिली हम लोगों को, तो जो हमें जन्म से मिलती है उसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। और जो इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के बाद, ठीक, वैक्सीन वगैरह लगवा ली, तो इस तरीके से अगर कुछ चीजें होती हैं तो उसे हम कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो हमारे पास अलग से ऐड हुई है। ठीक, उसके बाद एंटीजन क्या होते हैं? बहुत शब्द आपने सुना होगा, एंटीजन क्या होते हैं? तो एंटीजन क्या होता है? बीमारियां जो उत्पन्न करते हैं, बीमारियों का कारण सरल भाषा में कहें तो वो एंटीजन होते हैं भाई। ठीक, एंटीबॉडी को किस नाम से जानते हैं? तो एंटीबॉडी को हम लोग
इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। ये सब विकल्प के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे ही आएंगे। आप कॉपी बना लो, हमें नहीं मालूम कितने लोग देख रहे हैं, बाद में सभी सीरीज को देखेंगे पेपर के टाइम पे, लेकिन अभी अगर आप शुरुआत से प्रैक्टिस करते चलोगे, 5, 7, 10 मिनट की वीडियो है, तो आराम से अपनी कॉपी बना लो, जो जो क्वेश्चन दें उन्हें नोट करते चलो, कहीं भटकना नहीं होगा, कहीं पीडीएफ नहीं ढूंढनी होगी, कहीं नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, और बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी भाई। ठीक है, तो एंटीबॉडी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इम्यूनोग्लोबिन नाम से भी जानते हैं। एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज होती हैं उनका प्रोडक्शन कहां होता है? तो जो बीटा सेल्स होती हैं, बीटा कोशिकाएं होती हैं, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है? तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है? IgG, ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। जब IgG जो एंटीबॉडी होती है किससे रिलेटेड होती है? तो ये एलर्जी से रिलेटेड होती है। जिन लोगों को भी एलर्जी, बहुत सारी चीजों से लोगों को एलर्जी वगैरह होती है, तो इसका जो रिलेशन होता है वो किससे होता है? IgE एंटीबॉडी से होता है। पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल बताइए। तो भैया पैसिव का, एक्टिव का मतलब जो हमारे शरीर खुद काम कर रहा है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो वो मेरी एक एक्टिव इनकम है। कैसे? कि भैया हमने पढ़ाया, बच्चों ने हमें पैसे ला के दिए, ये एक्टिव हो गया। पैसिव क्या होता है? पैसिव का मतलब होता है हमने ये वीडियो बना के छोड़ दी, अब हम नहीं भी होंगे तब भी ये वीडियो चलती रहेगी और इनसे इनकम जनरेट होती रहेगी, तो ये पैसिव कंटेंट हो गया, पैसिव इनकम हो गई भाई। ठीक है, तो पैसिव का मतलब जो आप खुद, आपकी बॉडी को मेहनत नहीं करनी पड़ रही, मम्मी से मिल गई, ठीक, तो इसका मतलब पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण क्या है? मदर से बेबी को एंटीबॉडीज का मिल जाना, इम्यून सिस्टम उनका मजबूत हो जाना, ये पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। एक्टिव इम्यूनिटी कैसे होती है? तो भैया खुद बनानी पड़ेगी। तो बॉडी के खुद एंटीबॉडी बनाने में जो इम्यूनिटी क्रिएट होती है, जब बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाता है शरीर से लड़ने, मतलब बीमारियों से लड़ने के लिए सबसे, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी भाई। ठीक है, उसके बाद ह्यूमरल इम्यूनिटी का रिलेशन किससे होता है? अब ये समझिए भैया, ह्यूमरल का मतलब क्या है? इंसान से रिलेटेड ना, ह्यूमन शब्द आ गया। तो ह्यूमरल जो इम्यूनिटी होती है वो किससे होती है? एंटीबॉडी से कनेक्टेड होती है। प्लाज्मा सेल, जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं वो कहां बनती हैं? तो ये भी बीटा सेल से बनती हैं। मेमोरी सेल जो होती है, इनका फंक्शन क्या होता है? तो जितनी भी मेमोरी कोशिकाएं होती हैं ये फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स देती हैं, यानी तुरंत जब भी कभी आपको थोड़ी बहुत बीमारी होने शुरू करेगी तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्स करेंगी वो मेमोरी सेल्स करेंगी और आपको बचाने का प्रयास करेंगी भाई। ठीक है, वैक्सीन का काम क्या होता है? तो वैक्सीन यही करेगी, मेमोरी सेल्स को बना देगी। भैया वैक्सीन लगवाया है, मेमोरी कोशिकाएं बढ़ गई, और जब बढ़ गई तो जो भी रोगाणु, वायरस जो भी तुम्हारी तरफ आएगा, ये उनसे लड़ने में आपकी सहायता करेंगी भाई। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का रिजल्ट क्या होता है? तो भैया जो एंटीजन होते हैं वो बीमारी को उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, एंटीबॉडी क्या करेंगे भैया? कोशिश करेंगे कि ना हो, बचा लें तुम्हारे शरीर को। इन सबसे ओवरऑल क्या होगा? जो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होगी वो बढ़ जाएगी भाई। ठीक है, इंटरफेरॉन होता है। इस इंटरफेरॉन का क्या काम होता है? तो वायरस के रेप्लिकेशन को रोकना। अगर वायरस है तो वो अपने जैसा और वायरस ना बना पाए, उसकी रेप्लिका ना बना पाए, उसकी कॉपी ना तैयार कर पाए, तब हम लोग उसे कहते हैं इंटरफेरॉन का ये काम है, वायरस रेप्लिकेशन को रोकना भाई। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल कौन सा है? तो अभी हमने आपको बताया दो हैं, एक इनेट, एक एडेप्टिव। तो इनेट का मतलब क्या? जो मिली है। एडेप्टिव मतलब बाहर से लिया, इनेट का मतलब जो मम्मी से मिल रखी है। तो त्वचा तो हमें बचपन से मिली हुई है ना, जन्म से मिली हुई है ना, तो जो स्किन बैरियर है, जो हमारी त्वचा है, वो इनेट इम्यूनिटी का उदाहरण है भाई। ठीक है, हम आपको हर वीडियो में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ वायरस? बैक्टीरिया में वायरस की ग्रोथ को रोकने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो भैया वो होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ। SCP का पूरा नाम क्या होता है? तो सिंगल सेल प्रोटीन SCP का पूरा नाम होता है। कौन सा ऑर्डर ऑफ इज कॉल्ड रॉयल डिजीज, जिसे रॉयल राजाओं वाली बीमारी भी कहा जाता है? तो हीमोफीलिया को राजाओं वाली यानी रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। The study of information data and information flow in living systems, जो लिविंग सिस्टम्स होते हैं उनमें जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, जो ट्रांसफर होती है, वो भैया किस ब्रांच में पढ़ा जाता है? तो उसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। द मिनिमम वैल्यू इन क्लास लिमिट, जो क्लास लिमिट है उसकी मिनिमम वैल्यू को क्या कहते हैं? तो मिनिमम वैल्यू को लोअर लिमिट कहते हैं भाई। ठीक है, 5 क्वेश्चंस पे पहुंच गए सर, ऐसे फटाफट से पढ़ते हुए चलते हैं। एक बार देख लीजिएगा और सुनते रहिए, इस पूरी वीडियो को 2-3 बार सुनिए, इस PDF को देखिए और जाके पेपर दे आइए भाई। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो पहले इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया था, कौन सा था भाई? तो वो परम कंप्यूटर था। अ पीस ऑफ आइकन और इमेज, कोई
कोई आइकन है, कोई इमेज है ऑन अ वेब पेज, किसी वेब पेज पर है, उसे अगर हमें एसोसिएट करना है किसी दूसरे वेब पेज से, तो उसके लिए हम हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। देखा होगा नीले नीले लिंक बन के आते हैं, क्लिक करो दूसरे पेज पर आप पहुंच जाओगे भाई, ठीक है। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और अगर ये वैन लिख के आ जाए तो वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंस अलाइनमेंट ट्यून। अलाइनमेंट क्या होता है, किसी चीज को सेट करना, जो अलाइनमेंट ट्यून होता है, सीक्वेंस अलाइनमेंट जो टेस्ट है, जो ट्यून है, जो टूल है, वो क्या है भाई, तो BLAST, ब्लास्ट पढ़ सकते हो इसे आप, ठीक है। तो ब्लास्ट क्या है, एक अलाइनमेंट यानी सरल भाषा में कहें तो नॉर्मली सेटिंग करने टाइप वाला ये टूल है भाई, ठीक। कंट्रोल ए का क्या काम होता है, टू सिलेक्ट ऑल, सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। द बैक्टीरिया जनरली यूज फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो कौन सा बैक्टीरिया है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन सा है भाई, एग्रोबैक्टीरियम। कौन सा है, एग्रोबैक्टीरियम। द डीएनए फिंगरप्रिंट पैटर्न ऑफ अ चाइल्ड, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसका जो डीएनए फिंगरप्रिंट है 50% मैच करेगा पापा से, बचा हुआ करेगा मम्मी से भाई, ठीक है। डीएनए लाइब्रेरी क्या होती है, तो अ कलेक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं that have been cloned into vector, जिन्हें वेक्टर में क्लोनिंग करी जा सकती है, उन्हें हम लोग कहते हैं डीएनए लाइब्रेरी। Which of the following is genetically engineered for production of large amount of बीटा कैरोटीन। तो भैया जो बीटा कैरोटीन के बड़े लेवल पे बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में यानी जीन इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया गया, वो क्या है भाई, तो गोल्डन राइस का इस्तेमाल किया जाता है बीटा कैरोटीन को बड़े मात्रा में बनाने के लिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में किसने बताया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में अलग जेफरी ने बताया। इन विच पार्ट ऑफ सेल एंटीजेंस आर फाउंड, कोशिका के किस भाग में एंटीजेंस पाए जाते हैं, तो ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं की सरफेस के ऊपर, कोशिकाओं की सतह के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज यूज, जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है, तो डिटेक्टिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन अ सैंपल, किसी सैंपल के अंदर किस तरीके की प्रोटीन्स हैं उसे पता करने के लिए हम लोग वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। विच वन इज कॉल्ड एज जीन टैक्सी, जीन टैक्सी किसे कहा जाता है, तो प्लाज्मिड्स को जीन टैक्सी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस भाई छटे हुए हैं, मोस्ट वांटेड है, फटाफट से इन्हें देख लेना। एक्ट ऑफ लाइगेज, लाइगेज के एक्ट को क्या कहते हैं, तो ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ना लाइगेज का काम होता है। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, तो प्लाज्मिड्स होते हैं सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, मतलब गुणसूत्र होते हैं सरल भाषा में, जिन्हें हम लोग प्लाज्मिड्स कहते हैं। फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज, जो पहला आर्टिफिशियल जीन था किसने बनाया था, खुराना ने बनाया था भाई। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरेक्शन की, जहां पर वो मिलते हैं खून में, ब्लड में, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, सेरोलॉजी कहते हैं। यह भी कई बार पेपर में आया हुआ है। जीन केपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर, जो जीन है एक गुणसूत्र से दूसरे में जाने के लिए केपेबल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस को भाई क्या कहते हैं, कौन सा जीन होता है वो, तो ट्रांसपोसोन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसपोसोन कहलाता है। फॉर सेपरेशन ऑफ लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए यूज्ड, डीएनए के बड़े सेगमेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो एगेरो से जेल का इस्तेमाल करते हैं। किसका, एगेरो से जेल का इस्तेमाल करते हैं डीएनए के सेपरेशन के लिए। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज। विच लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी लैंग्वेज, कौन सी भाषा को बाइनरी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, तो जो मशीनरी लैंग्वेज होती है, जो मशीन की लैंग्वेज होती है, उसे बाइनरी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है, तो कंप्यूटर के पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, आईक्यू कंप्यूटर का गुण नहीं है। फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, यानी जो बायोस्टैटिक्स है उसके फादर किसे माना जाता है, तो सर फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है, कई बार आया हुआ। पाई चार्ट का जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के भैया फादर कौन माने जाते हैं, तो मार्गेरेट डेहॉफ को माना जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का फादर। विच साइंटिस्ट क्रिएटेड फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस, पहला प्रोटीन से कनेक्टेड डेटाबेस किसने बनाया, तो एम डेहॉफ ने ही बनाया भाई, ठीक है।
HTTP का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। PMN का पूरा NL का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो लिम्फोसाइट्स होता है भाई, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर द ब्लड ग्लूकोज, ब्लड की जो ग्लूकोज है उसे नापने के लिए, शुगर लेवल को नापने के लिए बायो सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। देखा होगा चिप वगैरह होती, लगाते हैं खून, उनसे हम लोग चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन इज सुइटेबल फॉर, जो माइक्रो इंजेक्शन है वो किसके लिए सही होता है? तो इंजेक्टिंग एन स्पर्म इनटू द ओवम इन IVF, जो IVF टेक्निक है उसकी सहायता से स्पर्म को ओवरीज में डालना, ओवम से कनेक्ट कराना, माइक्रो इंजेक्शन का काम होता है। सर्च इंजन्स आर यूज्ड टू सर्च विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सर्च इंजन्स होते हैं क्या क्या आपको सर्च, भैया गूगल है, कुछ भी सर्च कर लो यार, उस पर डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हो, वीडियो सर्च कर सकते हो, इमेजेस सर्च कर सकते हो, लगभग आप सब कुछ सर्च इंजन्स पर सर्च कर सकते हो भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट एंटीबॉडी, सबसे बड़ा एंटीबॉडी कौन होता है? तो IgM एक लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। उसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, कौन कौन सी जो फसलें हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं? तो जैसे भाई अगर हम लोग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी क्रॉप्स हैं उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड करने के लिए। पहली वैक्सीन किसने बनाई? तो एडवर्ड जेनर ने पहली वैक्सीन बनाई। Which of the following techniques is used in recombinant? Recombinant मतलब दोबारा से कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? तो रेप्लिका प्लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं रिकॉम्बिनेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए। Who proposed the क्लोनल सेक्शन थ्योरी? भैया ठीक है, क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी थी? तो फ्रैंक नाम है इनका, फ्रैंक बर्नेट करके नाम है, फ्रैंक मैकफार्लेन बर्नेट इनका पूरा नाम है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है बाई आकार का, वाई शेप्ड होता है। IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? तो ये सेल्यूलर बैरियर्स होते हैं, सेल्यूलर मतलब कोशिकीय बाधा कह सकते हो, सेल्यूलर बैरियर्स होते हैं जिन्हें इंटरफेरॉन्स कहलाते हैं। माइक्रो एरेस को DNA चिप्स भी हम लोग कहते हैं। द डिस्टॉर्शन इन DNA हेलिक्स, जो DNA का हेलिक्स है, हेलिक्स समझते हो भैया, जो ऐसे करके घूमी हुई संरचना होती है उसमें जो डिस्टॉर्शन होता है जिससे वो टूटता है, ड्यू टू पिरिमिडीन डाइमर फॉर्मेशन इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? DNA का टूटना यानी DNA डैमेज हम लोग कहते हैं भाई, ठीक है। द हैवी एंड लाइट चेन्स ऑफ द एंटीबॉडीज आर लिंक्ड, जो भारी चेन होती हैं, जो हल्की चेन होती हैं, इन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए डाई सल्फाइड बॉन्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है। सेपरेशन ऑफ DNA स्ट्रैंड, सभी को पता है भाई, जो DNA मॉडल आपने पढ़ रखा है उसमें दो होते हैं इस तरीके से घूमे हुए, उन्हें स्ट्रैंड्स कहते हैं, खंबे कह लो यार, ठीक है। इनका अलग अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए हम लोग, जो टूटने का प्रोसेस है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन कहते हैं। अगर आपके बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे, एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो टूटना शुरू हो जाएगी, तो उसे डीनेचुरेशन कहेंगे, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ जीन इन अ टेस्ट ट्यूब, किसी जीन को टेस्ट ट्यूब में बनाना और इसे ट्रांसफर करना कोशिका में, जीन क्लोनिंग कहलाता है भाई, ठीक है। कॉस्मिड किसने बनाया भाई? तो कॉस्मिड बनाया कोलिंस एंड हॉर्न्स ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कूफर जो कोशिकाएं होती हैं लीवर में पाई जाती हैं। पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग, एंटीबॉडीज को डाल के पैसिव इम्यूनिटी को बनाया जा सकता है। जो वायरल डिजीजेस होती हैं, तो कॉमन कोल्ड और एड्स एक वायरल डिजीज का पेयर है भाई, ठीक है। कौन सी ग्लैंड है मेनली कंसर्न विद द इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस इन मैमल्स? जो भैया मैमल्स का मतलब सरल भाषा में जो स्तनधारी है, मनुष्य भी इसी में आता है। इम्यूनोलॉजिकल जो बनाता है, कौन सी ग्लैंड होती है? तो थाइमस ग्लैंड काम करती है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन का भाई, ठीक है। IgM कहां पाया जाता है? तो ब्लड एंड लिम्फ का मतलब रुधिर और लसीका में IgM पाया जाता है। मोड कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ, जो भैया मोड होता है उसे ग्राफ के रूप में कैसे दिखाओगे? तो उस ग्राफ को कहते हैं हिस्टोग्राम। क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम। हिस्टेमीन्स आर सीक्रेटेड बाय, जो हिस्टेमीन्स होते हैं कहां से निकलते हैं? तो मोस्ट सेल्स से ये निकलते हैं भाई, ठीक है। हिस्टोग्राम्स। एंटीबॉडीज कंसिस्ट ऑफ, एंटीबॉडीज में क्या क्या होता है? दो हल्की चेन होती हैं, दो भारी चेन होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो हे फीवर होती है,
या हे ज्वर भी हिंदी में कह देते हैं, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन डज नॉट प्रोवाइड लाइफ टाइम प्रोटेक्शन, कौन सी वैक्सीन लाइफ टाइम नहीं टिकती भैया, तो हर 6 महीने में लगवानी पड़ती है। टिटनेस का इंजेक्शन होता है जब आदमी के लोहा लग जाता है तब। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? एडिशन एंड रिमूवल ऑफ जीन्स, जीन्स को जोड़ना और तोड़ना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जीन थेरेपी किसने करी भैया? इज डन बाय, तो बाय इंट्रोड्यूसिंग नॉर्मल जीन, किसी नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस करना जीन थेरेपी कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडेटरी, का मतलब होता है आनुवांशिक बीमारी नहीं है, तो क्रेटिनिज्म जो है वो एक आनुवांशिक बीमारी नहीं है। विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू कट डीएनए, डीएनए को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का प्रयोग किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर कौन है? तो पॉल बर्ग इसके फादर हैं। पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर के बारे में किसने बताया? तो कैरी मूलिस ने बताया था भाई, ठीक है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ एससीआर, सिंगल सेल प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? स्पाइरुलिना में पाया जाता है। सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? कैरोल विल्सन ने बताया था। परसेंटेज ऑफ स्पाइरुलिना में कितनी परसेंट प्रोटीन होती है भाई? तो 60 से 70% प्रोटीन पाई जाती है। ह्यूमन जीनोम परियोजना जो प्रोजेक्ट था वो 1990 में लॉन्च करा गया। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल स्पाइरुलिना कैन नॉट ग्रो, किस मटेरियल पर स्पाइरुलिना ग्लो नहीं होता है, ग्रो नहीं करता? तो लावा पे ग्रो नहीं करता है। कौन सी जो बीमारी है वो पॉइंट म्यूटेशन होती है? तो थैलेसीमिया एक पॉइंट म्यूटेशन है। इनेट इम्यूनिटी को हम लोग इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम होता है? तो डिस्क इनिशियलाइजेशन है, बूटिंग करना है, बेड ब्लॉक रिकवरी है, सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एससीपी, एससीपी का काम नहीं है इंक्रीजेस वाटर पोल्यूशन, यानी जल प्रदूषण को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं एससीपी का। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज क्लोज्ड फिगर, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फिगर होता है मैनी साइडेड, उसमें कई सारी भैया साइडेड होती, कई साइड्स होती। अ पर्सन विद द हेरिडेटरी डिजीज, किसी को भैया क्या नाम आनुवांशिक बीमारी है तो उसे कैसे ठीक करोगे? तो जीन थेरेपी के माध्यम से ठीक कर देंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो रेशियो ऑफ नंबर, जैसे भैया सिक्का है, सिक्के में 2 पहलू हैं, हेड और टेल, तो 2 टोटल नीचे लिख देंगे। हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 1 हेड यानी 1 ऊपर लिख देंगे, 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यानी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आउटकम्स, जितना हमें मिला टॉस उछालने पर 1 मिला तो 1 ऊपर, टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जो दोनों टोटल थे तो 2 नीचे लिख दिया, इसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक भाई। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का बेसिक स्ट्रक्चर वाई शेप्ड होता है। सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज कहां मिलती हैं? तो बी सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। व्हाट इज, अब भैया ध्यान से समझो, बहुत ही किनारे पे हम लोग पहुंच चुके हैं। व्हाट इज फेगेमिड क्या होता है? तो एक हाइब्रिड बैक्टर होता है फेगेमिड। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के नाम बताइए। बीटी कॉटन है, बीटी बैगन है, गोल्डन राइस है, ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं। विच इम्यूनोग्लोबिन कैन पास थ्रू प्लेजेंटा, प्लेजेंटा के द्वारा पास होने वाली इम्यूनोग्लोबिन कौन सी होती है? तो आईजीजी एक इम्यूनोग्लोबिन है प्लेजेंटा के द्वारा पास होने वाली, ठीक भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन एन अनबाइज्ड क्वाइन, अभी बताया आपको हेड और टेल में क्या होगा? टेल मतलब 1, तो टेल 1 ऊपर लिख दिया, हेड टेल टोटल 2 है तो 2 नीचे लिख दिया, 1/2 होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। वॉइस ओवर आईपी जो होता क्या कन्वर्ट करता? तो बोलोगे उसे लिख के कन्वर्ट कर देगा। वॉइस कॉल्स फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए वॉइस ओवर आईपी का इस्तेमाल करते हैं। विच डेटाबेस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं? अर्चीबल डेटाबेस किसे कहते हैं भाई? तो अर्चीबल डेटाबेस हम लोग सेकेंडरी डेटाबेस को कहते हैं। अ स्टेटमेंट मेड अबाउट अ पॉपुलेशन फॉर टेस्टिंग पर्पस इज कॉल्ड, भैया किसी स्टेटमेंट जो हम लोगों को पॉपुलेशन के बारे में टेस्ट करने के लिए बताता है उसे हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं कि ये एक हाइपोथेसिस है, इसके द्वारा हम लोग स्टेटमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है।